अगर 4 लफ्जों में बयान करें कि ये शुगर की काजेस हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स ये इस वजह से शुगर होती है। कुछ मेडिसिन हैं जैसे स्टीरॉइड्स हैं, कुछ और मेडिकेशन हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, वो भी डायबिटीज करती हैं। डायबिटीज ड्यू टू ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स की वजह से भी जी। शुगर मैं हमेशा सबसे सवाल पूछता हूँ, सिर्फ मैनेज होती है, रिवर्सेबल है या नहीं है? शुगर बिल्कुल खत्म हो सकती है कि नहीं? शुगर के पेशेंट्स जो बड़ी गलतियां करते हैं वो क्या कौन सी गलतियां करते हैं कि डॉक्टर साहब ये ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है? आपका टेस्ट नॉर्मल हो गया, टेस्ट रिवर्स हो गया, बीमारी अपनी जगह पे मौजूद है, बैठी हुई है। शुगर की वजह से स्ट्रेस होती है या स्ट्रेस की वजह से शुगर होती है? बहुत जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन किया आपने। शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है ना, बार बार चेक कर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, ये कंटिन्यूस स्ट्रेस है और ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रेस जो डायबिटीज की वजह से हो गया। या डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती या नींद ना आने से डिप्रेशन बढ़ती है? ये भी मेरा ख्याल है आज आप जो है ना बहुत जबरदस्त किस्म के सवाल कर रहे हैं और लगता है कि सारे वायरल हो जाएंगे। ऐसा है। चावल बिल्कुल नहीं आपने खाने, चावल खा लिए तो शुगर आपकी यूं 550, 700, 1000, 1500 तक पहुंच जाएंगे। तो वाकई शुगर वाला चावल नहीं खा सकता? चावलों को भी खाने का तरीका होता है। चावल खा सकता है, लेकिन चावलों की किस्में, कौन से चावल खा सकता है, प्लस किस तरीके से बनाने चाहिए और कौन सी स्टेज पे खा सकता है, कौन सी स्टेज पे नहीं खा सकती, 3 बड़ी चीजें ये शुगर पेशेंट खा सकता है। ब्राउन राइस भी खा सकता है, ब्लैक राइस भी, लेकिन पकाने के तरीके। अब मैं तरीकों पे आता हूँ कि किस तरीके से शुगर नहीं बढ़ती। आप इस तरीके से चावल खा सकते हैं डायबिटिक। ठीक है, शुगर का पेशेंट आम खा सकता है? अगर खा सकता है तो कैसे खा सकता है, कितने खा सकता है और या बिल्कुल ही नहीं खा सकता? डायबिटिक पेशेंट आम खा सकता है, तरीका है। अच्छा, उसका साइंटिफिक तरीका कि अगर आप सब चीजें बंद कर दें, शुगर तो वैसे ही नॉर्मल हो जाएगी ना। अगर आप सब कुछ बंद दें, ना खाएं ना पिए, शुगर नॉर्मल। ठीक है, फिर हमारे पास आने का फायदा है। ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। जो एलोपैथी है, नेचुरोपैथिक है, वो कहते हैं कि जो फ्रिज में रखा हुआ खाना दोबारा गर्म के खाना इंतहाई मुज़र सेहत है। और दूसरा एक आपकी भी मैंने वीडियो देखी थी कि फ्रिज में रखा हुआ कितने अरसे तक आप गोश्त रख सकते हैं और कितनी देर तक इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल ये होता है। 20, 24, 25, 26 डे से ज्यादा गोश्त फ्रीज ना करें। 25 दिन से ज्यादा? हाँ, 25 दिन से ज्यादा। तो आलू खाना चाहिए किस चीज के लिए, किस बीमारी के लिए ये फायदेमंद भी है और कितना खाना चाहिए? चेरी वो ठीक है, किस तरह खाना चाहिए? वो उसमें तो मीठा बहुत है। क्या शुगर वाले पेशेंट वो फालसे का शरबत या फालसा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। किन्नू तो वो शुगर के वाले, देखिए उसमें भी वही फार्मूला है। इंसुलिन जो लगाते हैं रेगुलर बेसिस पे, इंसुलिन लगाना बंद भी हो सकता है शुगर के पेशेंट के लाइफस्टाइल या किसी चीज से रिवर्स हो जाती है वो? देखिए शुगर तो नहीं होती ना, इंसुलिन हो सकती है। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन का इस्तेमाल मेडिकली गुनाह है। टाइप 2 डायबिटीज जो मोर कॉमन है उसमें सबसे पहला जो रिस्क बढ़ाती है या जिसकी वजह से डायबिटीज होती है वो है वजन का ज्यादा होना, मोटापा। सब्जियां शुगर के पेशेंट्स कौन कौन सी सब्जियां जो उनके लिए बेहतर है वो खानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जियां जिनसे परहेज करना चाहिए? जो जमीन के अंदर होती है सब्जी उसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो शुगर पेशेंट को इनसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो टेस्ट होता है शुगर के लिए HbA1c, जी, ये जो टेस्ट है इस कितना इफेक्टिव होता है? ये जो 2-3 महीने की बता देता है या होने वाला है ये भी बता। क्या ये टेस्ट जब नेगेटिव भी कई केसेस में आ जाता है तो फिर वो खत्म नहीं होती? पाँव की जलन, मसल्स में दर्द, ये भी आ जाते हैं अलामात। इसकी वजह से फिर बंदा जो है अगर नींद आ भी रही होती है तो उसको दर्द की वजह से नहीं आ रही। कुछ लोग तो है सरे शाम सो जाते हैं 9-10 बजे, कुछ लोग होते हैं सोते हैं लेकिन वो सुबह 4, 5, 6 बजे उनको नींद आती है, 10-11 बजे तक 5-6 घंटे सोते हैं। तो वो कोई टाइमिंग का भी इससे फर्क पड़ता है? जी बोलिए। क्या ऐसी कोई मेडिसिन या कोई ऐसी ग़िज़ा या कोई ऐसा कहवा जिससे नींद आ जाए? दुनिया की कोई सी भी डायबिटीज, चाहे वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, कितनी ही अनकंट्रोल क्यों नहीं है, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं 3 चीजों की कॉम्बिनेशन से शुगर कंट्रोल कर सकता हूं। मैंने किए, हजारों लाखों लोगों ने फायदा उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मेरे साथ एक बड़े ही स्पेशल किस्म के गेस्ट हैं। स्पेशल इसलिए कि वो स्पेशलिस्ट भी हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और दूसरी बड़ी बात उनकी ये है कि
वो जो तरीका इलाज बताते हैं साथ साथ आपको ग़िज़ा के बारे में भी बताते हैं। असल जो उनकी वीडियोस देखकर, उनकी बातें सुनकर जो मुझे उनसे मिलने का, उनके साथ गुफ्तगू करने का शौक हुआ, वो इसलिए था कि वो आम जो ग़िज़ाएं हम डेली लाइफ में खाते हैं उनके बारे में उनको मुकम्मल उनकी ग्रिप है। डॉक्टर शाहिद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह कि वो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत I'm सर कि आप ऑल द वे इस्लामाबाद से हैं। बड़ी खुशी हुई आपने बुलाया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा, सारी दुनिया आपको जानती है माशाल्लाह, आपका सोशल मीडिया पे बड़ी चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक वो रवायतन थोड़ा सा अगर मुख्तसर आप तारीफ करा दें, फिर हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे कि नाम आपने बताया, डॉक्टर शाहिद नदीम मेरा नाम है और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और तकरीबन कोई 30 साल हो गए मुझे डॉक्टर बने हुए और उसके बाद स्पेशलाइजेशन की, फिर डायबिटीज़ में सर्टिफिकेशंस के बाद कोई तकरीबन 24-25 साल हो गए मुझे एज ए डायबिटोलॉजिस्ट काम करते हुए। पाकिस्तान में भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी आजकल इस्लामाबाद में, और मुल्क से बाहर भी सऊदी अरब में भी काम किया। तो मुल्क से बाहर मेरे कई पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी हज़रात जो हमारे लिए ज़र मुबादला कमा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में है, बीमार वो भी होते हैं। आपको पैसे देंगे ज्यादा ज़र मुबादला आ रहे हैं। वो भी पेशेंट्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर बने हुए 30 साल हो गए हैं और डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पे काम करते हुए 25 साल हो गए हैं। और सोशल मीडिया पे मैं दावत तो नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात है जो सबसे बड़ी है, लेकिन ये है कि मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि डायबिटीज़ की अवेयरनेस, उसकी एजुकेशन और जो उसका इलाज है, मेरा ख्याल है कि आई एम द पायनियर। अगर सोशल मीडिया को देखा जाए, इसका रोल को देखा जाए, एंड क्रेडिट गोज टू हमारी भाभी कि जिन्होंने सोशल मीडिया जो देखती है। जी एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर के बारे में आप बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी करते हैं, आपने की वीडियोस भी लोग देखते हैं, आप बेशुमार टीवी शोज में जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं मुख्तसर अगर 4 लफ्जों में बयान करें कि ये शुगर की काजेस हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स ये इस वजह से शुगर होती है, 1 2 3 मेन जो हम कहते हैं, बड़ी सारी वजूहत होंगी लेकिन मेन 4-5 ये हैं। देखिए, पहले तो उधर टाइप्स के बारे में बता जी टाइप्स 1 2 टाइप 1 हो गई डायबिटीज, आपने देखा है, उसमें वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसमें जो है ना इंसान को सारी उम्र इंसुलिन लेनी पड़ती है, उसमें लबलबा जो है वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है और वहां से इंसुलिन बनने का प्रोसेस डेड एंड। ये टाइप 1 डायबिटीज होगी। दूसरी जो मशहूर फेमस टाइप डायबिटीज की है, जो कि अक्सर बहुत कॉमन है आजकल, जो आप पूछना भी चाह रहे हो डायबिटीज, वो टाइप 2 डायबिटीज। ये 2 मेजर टाइप्स हैं। इसके अलावा प्री डायबिटीज बड़ा कॉमन, आपने सुना भी होगा, जिसको हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी कहते हैं, या हम अगर टेक्निकल टर्म पे कहें उसको कहते हैं जी ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ठीक है जी। ये एक तीसरी टाइप की डायबिटीज जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। मोटी भी होती है? मोटी भी होती है, छोटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, वो भी है। इसके अलावा एक लाडा होती है, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ द एडल्ट। तो ये 4 मेन टाइप। इसके अलावा खवातीन में हमल के दौरान डायबिटीज होती है, जिसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, ये एक और टाइप की डायबिटीज है। अच्छा, और ये सारी टाइप डायबिटीज की है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, कुछ और मेडिकेशन हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, वो भी डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज ड्यू टू ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स की वजह से भी जी। अच्छा, अब ये एक मुख्तलिफ टाइप्स की डायबिटीज है। अच्छा, अब जहां तक बात आप जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या वजूहात हैं, बेसिकली वो टाइप 2 डायबिटीज की सारी जो डायबिटीज है उसी में अंडर आती हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज खवातीन भी एक प्रेगनेंसी के दौरान हुई, फिर ठीक होगी, लेकिन खतरा बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज का। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आपने अभी मूडी का पूछा, ये जितनी भी डायबिटीज है, जितनी भी टाइप्स की डायबिटीज है, उसके लिए जो है ना आपका जो कॉजेज हैं, अगर हम 1 2 3 करें तो जो टाइप 2 डायबिटीज जो मोर कॉमन है, उसमें सबसे पहला जो रिस्क बढ़ाती है या जिसकी वजह से डायबिटीज होती है, वो है वजन का ज्यादा होना, मोटापा। अच्छा जी हाँ। अच्छा, अब मोटापे की फिर अलग से वजूहात हैं। ठीक है, वो हम करते जाएंगे गुफ्तगू। एक मोटापा। दूसरा जो बड़ा जो रिस्क फैक्टर है डायबिटीज होने का, वो है फैमिली हिस्ट्री, खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज। मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, ये खानदान में अगर माँ बाप को है या फैमिली में है, तो फिर आपका जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज हो जाते हैं, आपको रिस्क बढ़ जाता है। ये दूसरी बड़ी। अच्छा, तीसरी चीज है हमारा लाइफस्टाइल। अच्छा, लाइफस्टाइल कैसा? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठा रहना,
ठीक है ना। आजकल आपको पता है अर्बनाइजेशन हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम लोग सेल पसंद हो गए। हमारा सारा काम टेबल पे बैठ के, कंप्यूटर खोल के, मोबाइल खोल के सब कुछ हो रहा है, हमें चलना नहीं पड़ता, यानी हमारे जिंदगी से एक्सरसाइज मोबिलिटी कम हो गई है। ओके, ठीक है जी। तो ये जो लॉस ऑफ मोबिलिटी कह लें, या लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कह लें, या लॉस ऑफ एक्सरसाइज कह लें, वर्जिश ना करना या चलना फिरना ना, ये तीसरा बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही है। ओके। अच्छा, चौथा हम ये कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी आज खास तौर पे कोविड जब हुआ, कोविड से पहले थोड़ा इकोनॉमिक हालात भी पाकिस्तान के भी बेहतर थे, दुनिया सारे के जो मुआशरती जो हालात थे काफी बेहतर। कोविड में जाहिर है वो इन्फेक्शन हुई, लॉकडाउन हुआ, सारा कुछ हुआ, कारोबार खत्म, बिजनेस खत्म, ऑफिस बंद, वर्क फ्रॉम होम आया, ये सारी चीज ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हमारे खास तौर पे मिडिल एज पे या यंग जनरेशन पे डाला, जो कि हमारी प्रोडक्टिव हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि कमाई करते हैं, जिन्होंने घर चलाना होता है। एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस की वजह से हमारा जो है ना एक चौथा जो है ना स्ट्रेस जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी सारा कुछ आता है। अच्छा, इसके अब दूसरी जो बड़ी पांचवी चीज है वो है आप स्लीप पैटर्न चेंज हो गए, खासतौर पे कोविड के बाद। जाहिर है वर्क फ्रॉम होम हुआ, नाइट पे काम शुरू हो गया, दिन में सोना हो गया, तो पैटर्न स्लीप का बिल्कुल चेंज हो गया। अब इसकी वजह से भी बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर इंट्रोड्यूस, इसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है, हुई भी है लोगों को। ओके, ठीक है। तो नींद का पैटर्न चेंज होना, नींद की कमी और स्ट्रेस, फिर वो इंस्टेंट नींद की कमी करता है, फिर उससे फिर उसके अलावा मतलब मोटापा एक, लाइफस्टाइल 2, और बैठे रहना, वर्जिश ना करना, चलना फिरना ना 3, नींद का ना होना 4, ये चार बड़े, और फिर कंटिन्यूस स्ट्रेस, टेंशन वो इसी। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब। अगर मैं सवाल पूछूं कि शुगर की वजह से स्ट्रेस होती है या स्ट्रेस की वजह से शुगर होती है? बहुत जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन किया आपने। देखिए दो तरह की इसमें पार्ट है। देखिए स्ट्रेस अगर कंटिन्यूस रहेगी ना, मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, कंटिन्यूस रहना, दायमी चल रहा है, 2-4 दिन जी वो किसी ने पैसे लेने थे नहीं दे रहा, 2-4 दिन बाद पेमेंट हो गई, खत्म। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। चाय पी, मुझे नहीं पूछा, स्ट्रेस हो गया। ये तो एक चीज है ना शॉर्ट टर्म, इसकी बात नहीं है, ये तो छोटा मोटा स्ट्रेस। जो मैं जिस स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो सकती है या उसका खतरा बढ़ जाता है, वो एक कंटिन्यूस क्रॉनिक स्ट्रेस जिसे कहते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि कंटिन्यूसली घर के हालात खराब है, जॉब नहीं चल रही, पैसे नहीं आ रहे, फलां का कर्जा देना है, लोग पूछ रहे हैं, देने की कर्ज मांग रहे हैं, इंसान को फील नहीं हो रहा होता, लेकिन वो वजह बन रही है। बच्चों का अपने घर में टेंशन, बीवी कह रही है कि कुछ लाओ, ये क्रॉनिक स्ट्रेस है जो कि नहीं ठीक हो रहा होता, ये क्रॉनिक इकोनॉमिक स्ट्रेस है। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं, टेंशन चलते हैं, खानदानी दुश्मनी चलती है, उसका एक तो ये वो चीजें जो कंटिन्यूस क्रॉनिक आपको स्ट्रेस देती हैं लंबे अरसे तक। खास तौर पे 2-3 माह से ज्यादा अगर स्ट्रेस चल रहा है तो आपकी डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा हार्मोन है, आपने सुना होगा, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, कॉर्टिसोल। जी, ब्रेन से सिक्रीट होता है, वो सीधा जाके लिवर पे लगता है और बॉडी में शुगर का रिस्क बहुत ज्यादा कर देता है। इसके अलावा एड्रेनलिन, ये दूसरा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस की वजह से और नींद की कमी की वजह से बॉडी में बनता है, और वो भी फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, उसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। तो स्ट्रेस इस वजह से, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। अब आपका दूसरा पार्ट सवाल का कि डायबिटीज की वजह से स्ट्रेस होती है। अच्छा, डायबिटीज की वजह से भी स्ट्रेस होती है, खासतौर पे वो डायबिटिक जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, नए डायबिटिक हुए, डॉक्टर ने कहा जी तुमने ये नहीं खाना, तुमने ये नहीं खाना, तुमने ये नहीं खाना, तो वो बैठा होता है घर वालों के दरमियान, सारे खा रहे होते हैं, वो आप सोच रहे होते हैं डॉक्टर कह रहा था ये नहीं खाना, ये कंटिन्यूस स्ट्रेस है, एंजाइटी है। अच्छा, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है ना, बार बार चेक कर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, देखिए शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, ये कंटिन्यूस स्ट्रेस है और ये रहेगा। ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रेस जो डायबिटीज की वजह से हो गया। प्लस जो है ना वो आपकी इंसुलिन लगाना, ठीक है, टीका लगाना, ठीक है, 24 घंटे जेल में रहता है, खाने से पहले लगानी है, बाद में लगानी है, मेहमान बन के कहीं जा रहे हो, इंसुलिन कहाँ रखनी है, फ्रिज में रखनी है, दवाइयां पॉकेट में रखी हुई है, खाना खाने से पहले करनी है, डॉक्टर ने कहा था खाने के बाद खानी है, कोई दवाई खाने से पहले खानी है, खाने के बाद। ये कंटिन्यूस स्ट्रेस है जो कि आपको रोज की बेस पे मिल रहा है। तो ये डायबिटीज की वजह से स्ट्रेस इस वजह से होता है। ये जो मैनेजमेंट हम कर रहे होते हैं, तो पता चला आपको, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज का रिस्क फैक्टर बढ़ा, डायबिटीज हो भी गई। अब डायबिटीज हो गई तो दवाइयां, कंट्रोल, ग्लूकोमीटर, लेवल, टेस्ट, डॉक्टर की विजिट,
और फिर वो जगह ढूंढनी जहाँ जगह तो आपने लगाना है। प्लस अगर इंसुलिन में नहीं भी है, दवाइयां है, हाँ। तो किस खाने के बाद खाना है, किसके बाद नहीं खाना, बाद में खानी है, पहले खानी है, लुकमा ले लिया भूल गया तो फिर टेंशन। दवाई खत्म हो गई, दुकान में खत्म थी, नहीं आई, मेडिकल स्टोर वाले कह रहे हैं दवाई शॉर्ट होगी, क्या करूं, डॉक्टर के पास जाऊं कि दूसरी दवाई ले। ये कंटिन्यूसली आपको बताया, ये सारी चीजें चल रही है लाइफ को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज आपने बात की कि नींद की एक बड़ी वजह प्रॉब्लम होती है, या डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती, या नींद ना आने से डिप्रेशन बढ़ती है? ये भी मेरा ख्याल है आज आप जो है ना बहुत जबरदस्त किस्म के सवाल कर रहे हैं और लगता है कि ये सारे वायरल हो जाएंगे। ऐसा है। अच्छा, ये वाकई बहुत टेक्निकली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि डायबिटीज की वजह से नींद नहीं आती या नींद ना आने की वजह से डायबिटीज होती। अच्छा, दोनों चीजें हैं, दोनों। अब मैं बताता हूँ किस तरह की टेक्निकली। अब कंटिन्यूसली अगर इसको हम कहते हैं नींद ना आना ना, इसको एक बीमारी होती है जिसको हम टेक्निकली कहते हैं इंसोम्निया। अच्छा, इंसोम्निया शॉर्ट टर्म भी होता है, एक्यूट इंसोम्निया हो गया, मैंने वही बताया, कोई टेंशन हुई या कोई मामला ऐसे चल रहे हैं जिंदगी में जिसकी वजह से नींद उड़ गई है 2-4 हफ्ते, या हफ्ते तो नहीं, 2-4 दिन के लिए आपकी नींद उड़ गई। इसको थकावट होगी, किसी जगह चले गए, सफर में है, कोई वजह, बिस्तर चेंज हो गया, होटल में रह रहे हैं, किसी घर मेहमान बन के गए, अपना बिस्तर नहीं है, तकिया चेंज है, ये सारा, ये एक्यूट इंसोम्निया होता है। ये कोई इतना ज्यादा ट्रबलसम नहीं होता। लेकिन क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हैं नींद ना आना, ठीक है। जब क्रॉनिक इंसोम्निया यानी 2-3 हफ्ते से ही आपकी अब नींद उड़ गई है और नहीं पैटर्न आ रहा, नींद नहीं आ रही, तो ये उससे फिर बॉडी में जो है ना वो खास किस्म के हार्मोन है, जैसे कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन, इनकी सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू ना ग्लूकोज भी बनाना शुरू कर देते हैं बॉडी में, ज्यादा अपनी तरफ से ग्लूकोज बना के फेंकना शुरू कर देते हैं। इंसुलिन जो बन रही है उसके खिलाफ एक्ट करके उसकी सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देते हैं। इसके अलावा किडनी से जो रिजॉर्प्शन हो रही है ग्लूकोज की, उसको भी ज्यादा कर देते हैं, यानी किडनी से जो ग्लूकोज निकलना होता है यूरिन के जरिए, वो रिजॉर्व करके ब्लड में लेवल बढ़ा होता है। तो ये मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं नींद की कमी की वजह से, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है नींद ना आने की वजह से। अच्छा, अब आपका दूसरा पार्ट कि जी डायबिटीज की वजह से नींद नहीं आती। अच्छा, डायबिटीज की वजह से नींद सिर्फ उन लोगों को नहीं आती जिनके शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहे थे। क्रॉनिकली जी बेड पे आए हैं, शुगर लेवल 300 तक पहुंचा हुआ है, तो जाहिर है जब वो 300 तक पहुंचा है तो इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब ये जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है कि यानी ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। अब ये जो ब्लड में शुगर लेवल हाई हो रहा है तो ये जाहिर है पूरी बॉडी में जा रहा है, ब्रेन में भी जा रहा है, तो जो हमारा स्लीप सेंटर है, ठीक है जी, उसमें एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। वहां पे जब ये एक्ट कर रहा है तो स्लीप सेंटर जो है वो काम नहीं कर रहा प्रॉपर, क्योंकि उसमें तो वो लेवल ही नॉर्मल उसको नहीं आ रही, ठीक है। फिर ब्रेन के सेल्स में एनर्जी जो है वो नहीं जा रही ग्लूकोज, क्योंकि वो ग्लूकोज जा ही नहीं रहा सेल में, तो अब पट्ठों में भी नहीं जा रहा, तो पट्ठों में ना जाने के दर्दें हो रही हैं, वो अलग बेचैनी कर रही है, उससे दर्दें हो रही, रात को नींद उसकी वजह से भी नहीं आ रही, स्लीप सेंटर भी डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से भी नींद नहीं आ रही। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नहीं आती। इसके अलावा जब कंट्रोल नहीं होती तो न्यूरोपैथिक सिम्टम्स, पाँव की जलन, मसल्स में दर्द, ये भी आ जाते हैं अलामात, इसकी वजह से फिर बंदा जो है अगर नींद आ भी रही होती है तो उसको दर्द की वजह से नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि एक लोगों का जो स्लीप का पैटर्न होता है, वो कुछ लोग तो है सरे शाम सो जाते हैं 9-10 बजे, कुछ लोग होते हैं सोते हैं लेकिन वो सुबह 4-5-6 बजे उनको नींद आती है, 10-11 बजे तक 5-6 घंटे सोते हैं, तो वो कोई टाइमिंग का भी इससे फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल। देखें, अल्लाह ताला ने नेचुरल जो पैटर्न है, अगर हम अपने अबाओ जात की बात करें या हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात करें, सहाबा की जिंदगी उठा के देखें तो क्या होता था, रात को सोते थे। ईशा के बाद इस्लामी भी तरीका क्या है, दिन अल्लाह ताला ने, क्या इस्लाम कहते हैं कि दिन अल्लाह ताला ने काम करने के लिए बनाया, रात आराम करने के लिए बनाई, ठीक है, नेचुरली ऐसा ही है। और बॉडी जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो इसी पैटर्न पे बनाई है। ओके, यानी इसी पैटर्न पे, नींद रात की, काम दिन का, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। अच्छा, अब ये पैटर्न अब चेंज हो गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट आई, दुनिया ने तरक्की की, साइंस आई। मजे की बात है कि बाहर के ममालिक में, अमेरिका, जापान, दूसरे ममालिक में लोग सुबह मतलब उठ जाते हैं, हमारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न चेंज, वही बताया, पैटर्न चेंज हो गया। तो लिहाजा जो नींद है, जो सेहत जिसके लिए, जिससे शुगर भी नहीं होती, जिससे शुगर कंट्रोल भी होती है, वो है रात की नींद। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, हर डायबिटिक की भी, हर नॉर्मल बंदे की भी, अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, ठीक है। और कौन सी नींद? रात की नींद। कई लोग मेरे पास आते हैं मेरे क्लिनिक पे, कहते हैं डॉक्टर साहब आप कहते हैं 7-8 घंटे, मैं तो 9 घंटे सोता हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर क्या, जरा बताओ सोते कब? पता ये चला कि वो फजर के बाद कहीं जाके सोता है, दिन में रात को सारी रात जागता है। मैंने कहा करते क्या? कहते कुछ नहीं है, नींद नहीं आ रही थी रात को, कभी मोबाइल देख लिया, कभी टेलीफोन पे बात कर ली दोस्तों से, तो ये काम चलता रहता है। तो
चाय पीता रहता हूँ, कॉफी पीता रहता हूँ, लेकिन रात की नींद नहीं करता, सुबह सोता हूँ। तो मैंने कहा ये जो सुबह की नींद तुम कर रहे हो 8-9 घंटे की, बेशक 8-9 घंटे की, लेकिन इसका फायदा नहीं है, इससे कंटिन्यूस है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बनाया है पीरियड सोने का वो है रात का, और तुम वो नहीं, वो इधर उधर की कर रहे हो, या कारोबार में लगे हुए हो, या बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, रात को तुमने दिन की नींद करनी शुरू कर दी। अच्छा डॉक्टर साहब, सम टाइम मतलब कुछ लोग जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो अर्ली स्लीपर बनना भी चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही होती, वो फिर उसी में 1 दिन 2 दिन 4 दिन फिर वो क्या कहते हैं जी, वो बंदा कहता नहीं वो यार छोड़े नहीं आती, अब सुबह वाला ही ठीक है। तो क्या ऐसी कोई मेडिसिन या कोई ऐसी ग़िज़ा या कोई ऐसा कहवा जिससे नींद आ जाए? मैंने सुना है जो कि आपकी शायद कोई ग़िज़ा से भी आप इस तरह का कोई आपके तजवीज़ करते हैं, कोई आपके सप्लीमेंट ऐसे बनाए हुए हैं? जी जी, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं पिछले कई सालों से मैं रिसर्च कर रहा था, और मैं रिसर्च कर रहा था, मेडिसिन तो ज़ाहिर पड़ी है, एक सारा अरसा काम जाहिर है, रिसर्च भी की, सारा कुछ किया, लेकिन मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि शुगर के साथ जितनी भी अलामात कह लें या कॉम्प्लिकेशंस कह लें जो होती हैं, जैसे न्यूरोपैथी है, कॉन्स्टिपेशन है, इंसोम्निया जैसे नींद की कमी है, ये जब शुगर हो जाती है, एंजाइटी से, ये सारी चीजें चलती हैं साथ, ठीक है ना। तो इसको मैंने कहा कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, मेडिसिन तो है ही है, कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जो कि डायबिटीज की तो हम मेडिसिन देते ही देते हैं। मेरे जहन में काफी कुछ साल पहले ये ख्याल आया कि यार कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, कोई ऐसे सप्लीमेंट्स होने चाहिए तो दवाइयों से हट क्यों, क्योंकि अगर मैं 2-3 दवाइयां शुगर की लिख रहा हूँ या एक इंसुलिन लिख रहा हूँ, साथ 2 दवाइयां दे रहा हूँ, साथ ब्लड प्रेशर की दे रहा हूँ, तो एक लिस्ट हो जाती है। अब लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी ज्यादा दवाइयां हैं तो हमें कोई सप्लीमेंट भी दें, तो साथ में कुछ और सप्लीमेंट लिख देता हूँ, तो वो फिर लिस्ट जो है बहुत बढ़ जाती है, 8-9 दवाइयां, जिसमें से चंद एक डायबिटीज की होगी, चंद एक सप्लीमेंट होगी। तो मैंने कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स होने चाहिए जो नेचुरल हो, जो ऑर्गेनिक हो, जिनको नेचुरल सोर्स से लिया जाए, उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ना उसमें कोई केमिकल हो, ना उसमें कोई दवा हो, वो डायबिटिक पेशेंट्स को यूज करवाऊं मैं, ताकि वो ग़िज़ा भी उनकी हो और उसमें शिफा भी हो। उनमें जो ये अलामात हैं जैसे न्यूरोपैथी है, कॉन्स्टिपेशन है, छोटे छोटे जो मसले मसाइल शुगर के साथ होते हैं, चाहे कंट्रोल हो या ना हो, ठीक है, उनको कैटर करने के लिए मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे बजाय दवाइयां लिखूं और एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिसिन उनको दे दूं और साथ वो मेडिकल स्टोर उनके घर में खुल जाए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी दवाइयों साथ ऑर्गेनिकली मतलब एक ऐसी ग़िज़ा दी जाए जो उनको दवा भी दे, जो उनको डिफरेंट छोटे मोटे मसाइल हैं जो शुगर के साथ है वो कम हो। उसके लिए मैंने सेहत नेचुरल्स नामी एक वो ब्रांड बनाया और बहुत अरसे मैंने इस पे रिसर्च की, और आजकल मेरी कुछ ऐसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे हमारी डायबिटी है, हमारा मल्टीग्रेन। नाज़रीन डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं, मैं चूंकि डॉक्टर साहब को आज बुलाया तो इसके हवाले से अगर कोई आपकी बेहतरी आ सकती है, डॉक्टर साहब ने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं थ्रू पॉडकास्ट आपको ये बताऊं कि आप जरूर वो ट्राई करें। जिनको अपने अजीज करीबी रिश्तेदार जिनको शुगर है उनसे कहें कि डॉक्टर साहब से रब्ता कर लें। हम स्क्रीन पे डॉक्टर साहब का वो नंबर भी। और एक बात नींद के वाले से, मेरी एक चाय है, चाय तो यूजुअली कहते हैं नींद नहीं आती, मैंने एक चाय रिसर्च करके बनाई है सेहत नेचुरल्स के प्लेटफॉर्म पे, sehatnaturals.com, sehatnaturals.com के आप उस पे वेबसाइट पे जाएंगे, आप हमें भी भिजवा दीजिए, हम भी चेक करेंगे, हमारा भी प्रॉब्लम है। उसका नाम है डीप स्लीप टी, डीप स्लीप टी। अच्छा, वो चाय है, अगर वो आप रात सोने से पहले 1 कप पी लें तो बहुत जबरदस्त नींद आएगी। कोई उसमें केमिकल नहीं है, कोई नींद की दवाई नहीं है, कोई उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई और उसमें कलर नहीं, आर्टिफिशियल, नॉर्मल कावा है जैसे कावा बनाते हैं आप, चाय बनाते हैं नॉर्मल, 2-3 मिनट उसको उबाला, साथ उस छान के आपने वो पी लिया बगैर मीठे के। अगर स्टीविया डालनी तो भी डाली, स्टीविया भी मेरा ग्रीन स्टीविया है जो कि नेचुरल टोटल प्रिजर्वेटिव। अब वो डाल के आपने जनाब रात को वो चाय पी, चाय की आदत भी हो जाएगी पूरी आपकी कि जी मैं चाय पीता हूँ, और नींद इतनी भरपूर आएगी बगैर किसी केमिकल ब्रेक की दवाई की। अच्छा ठीक है, जबरदस्ती। ये डीप स्लीप टी डॉक्टर साहब की है, डॉक्टर साहब हमें भी ट्राई करा रहे हैं, आपने करनी है तो डॉक्टर साहब से रब्ता कर ले, बाकी हम बातें शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये आपका मैसेज हमने दे दिया डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इतनी दूर से तशरीफ लाए तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका भी बताएं कि आप कर क्या रहे हैं, और लोगों का इसमें फायदा ही है कि देखिए अल्लाह ताला इसमें सबको, अगर किसी को शिफा मिलती है, किसी का मसला हल होता है तो उसका सवाब हमें भी जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा, एक सवाल बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि, या आप हमारा क्लियर कर दें, क्या शुगर, मैं हमेशा सबसे सवाल पूछता हूं, सिर्फ मैनेज होती है
रिवर्सिबल है या नहीं है? शुगर बिल्कुल खत्म हो सकती है कि नहीं? अच्छा, ये बड़ा सवाल मुझे कॉमनली पूछा हाँ, जाता है मेरे videos हमने में। भी पूछ लिया। हाँ जी, देखिए रिवर्स का जो टर्म है ना, उसको बड़ा गलत ले लिया जाता है। Okay. उस पे बड़ा मतलब इस अंग्रेजी वर्ड को जो है ना रिवर्स हो जाती है, इस जुमले को और इस टर्म को बहुत गलत ले लिया जा रहा है और बड़ा मिसकॉन्सेप्शन फैलाई जा रही है, खास तौर पे जो नॉन टेक्निकल या अनप्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स नहीं है, वो इस रिवर्स की टर्म को लेने जी मेरा ये जनाब ये कुश्ता है या मेरा ये जूस है या मेरे ये फूड पैकेज है या ये मेरा सप्लीमेंट ये यूज कर लो, शुगर रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स जो है वो लोग इस टर्म से ये मानी समझते हैं इसका कि जी शायद शुगर बीमारी खत्म हो जाती है, क्योर हो जाती है 100%। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज हो गई है, ठीक है ना, तो फिर आपकी सारी उम्र इसके साथ गुजरेगी। ये बात आपके चैनल के थ्रू, इसमें कोई है जो क्योर नहीं होती। जैसे हम कोविड के मरीज बने, कोविड हुआ, दवाई ली, सारा कुछ हुआ, हुआ, खत्म हो गया, खत्म हो गया, हाँ वैसे हो गया, निमोनिया हुआ, खत्म हो गया, हाँ, ठीक है। तो ये चीज 100% क्योरेबल नहीं है, ये बीमारी आपकी, उससे मैं जी। अब रिवर्स का टर्म किस लिए इस्तेमाल होता है? इसलिए कि जी 100% क्योर हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रिवर्स का मतलब ये है कि आपके जो है ना, या इसको मैं टेक्निकल वर्ड में कहूँ, जो मेडिकल में लफ्ज यूज होता है वो है रिमिशन। रिमिशन यानी एक दफा आपके जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल हो गए, फास्टिंग लेवल, रैंडम लेवल, HbA1c, ये जो टेस्ट होते हैं डायबिटीज के, ये आपके नॉर्मल हो गए, इसको कहते हैं हम रिमिशन। लेकिन रिमिशन जो है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए जरूरी है कि आप लाइफस्टाइल वही रखें जिससे आपका रिमिशन हुआ। आपने जो डॉक्टर ने आपको दवा दी हुई है उसको प्रॉपर डोज में कंटिन्यू रखें, ठीक है। अपने लाइफस्टाइल को, आपकी एक्टिविटी, एक्सरसाइज जो भी है उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। और बैलेंस डाइट जिसकी वजह से आपने इसको कंट्रोल किया है या रिमिशन किया है, इसको कंटिन्यू रखें। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ देंगे और आप दोबारा, जैसे आम आदमी कुछ भी खा लेता है, आम आदमी कुछ भी कर लेता है, उसकी शुगर नहीं बढ़ती कि उसको डायबिटीज नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह के लाइफस्टाइल में आएंगे तो फिर आपकी दोबारा डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। वो दोबारा आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता कि आपको 100% क्योर होगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी आप मेरा ये डाइट प्लान ले लें तो आपकी शुगर नहीं होगी। मैंने कहा यार, मेरे पास आते हैं कॉम्प्लिकेशन के साथ इस तरह के लोगों के सताए हुए जो लोग होते हैं, मेरे पास ही आते बात, और भरा होता है क्लिनिक मेरा कि जी यार उसने ये कि डाइट प्लान दिया था, मैंने किया डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मुझे मार गया। तो जब मैंने नॉर्मल खाना पीना शुरू किया तो मैं तो यहाँ स्पाइक हो गई, मेरी गुर्दे फेल हो गए, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये चीजें मेरे पास आए दिन आ रही है। अब देखिए, अगर आपने ये समझ लिया कि जी टाइप 1 डायबिटीज है, आपको टाइप 2 डायबिटीज है, कोई भी चीज आप कर लेंगे या ले लेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो डाइट है, कुछ भी, तो इससे आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। क्यों? ऐसा हरगिज नहीं, इट्स नॉट रिवर्सिबल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो टेस्ट होता है शुगर के लिए, HbA1c, जी जी, ये जो टेस्ट है इस कितना इफेक्टिव होता है? ये जो 2-3 महीने की बता देता है या होने वाला है ये भी बता। क्या ये टेस्ट जब नेगेटिव भी कई केसेस में आ जाता है तो फिर वो खत्म नहीं होती? नहीं, देखिए मतलब किसी को डायबिटीज है और इसमें टेस्ट नॉर्मल आ गया, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये टेस्ट रिवर्स हो गया ना। हाँ, बीमारी रिवर्स नहीं होती, टेस्ट की जो फिगर है वो रिवर्स होगी, ठीक है। क्योंकि आपने अच्छी डाइट ली, आपने दवाई ली, आपने एक्सरसाइज की, आपने बैलेंस डाइट ली, आपने जो भी किया उसकी वजह से बीमारी नहीं गई, बीमारी नहीं गई, टेस्ट ठीक हुआ, टेस्ट ठीक हो गया ना भाई। अब लोग ये समझते हैं कि जी मेरा हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट जो है वो नॉर्मल आ गया, जैसे आम लोगों का होता है, जैसे 5.4 हो गया, 5.2 हो गया। कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा 5.2 हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अब क्या बस मेरी दवाई खत्म ना, मैं छोड़ दूं दवाई या मेरी? नहीं भाई, दवाई की वजह से या उस लाइफस्टाइल की वजह से जो आप कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये उसकी वजह से फिगर नॉर्मल हो गई, आपका टेस्ट नॉर्मल हो गया, टेस्ट रिवर्स हो गया। बीमारी अपनी जगह पे मौजूद है, बैठी हुई है। ओके, आओ ना जरा गलत उस पे लाइफस्टाइल पे, फिर बढ़ जाएगा। आते हैं फिर वो कहते हैं, यानी जो रूट काज थी वो वहीं पे है, उसको आपने वक्ती तौर पे मैनेज कर लिया, लेकिन वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि डायबिटीज मैनेज होती है, कंट्रोल की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, ये क्या इसी से रिलेटेड एक सवाल आ गया कि कुछ लोगों के टेस्ट ठीक आ रहे हैं, मतलब मेरा या किसी आम नॉर्मल बंदे का HbA1c जो नॉर्मल आ गया, तो ये मुमकिन है कि टेस्ट शायद नॉर्मेलिटी बता रहा हो लेकिन आप में शुगर की अलामत हो, वैसे आपकी थकन भी चल रही है, पाँव में जलन भी हो रही है, नींद भी नहीं आ रही, तो मुमकिन है कि वो कोई हिडन, वो कोई भी शुगर होती है कि नहीं होती? देखिए, हिडन शुगर मैं समझा नहीं। देखिए, अलामात आपको है लेकिन आपके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। हाँ, मैं ये पूछ, देखिए, ये जो HbA1c जो टेस्ट होता है ना, इसमें सिर्फ एक चीज होती है कि अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी, आपने सुना होगा। हाँ जी, अगर उस पे भी आ रहा है। हाँ जी,
अगर हीमोग्लोबिन कम है, आपको खून की कमी है, किसी भी किस्म का खून का आर्जा लाक है जिसको हम एनीमिया, क्रॉनिक एनीमिया कहते हैं, जैसे प्लास्टिक एनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इस टाइप की जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इस तरह खून की कमी की काफी बीमारियां, अगर उन बीमारियों का आप शिकार हैं और आपकी एचबी कम है तो फिर आपका हो सकता है HbA1c करेक्ट पिक्चर ना दे। आपको डायबिटीज हो गई हो लेकिन वो उसमें नहीं आ रही, तो उस केसेस में हम कहते हैं कि आप अपना ट्रू फास्टिंग लेवल शुगर का करवाएं लेबोरेटरी से, अच्छी लैब से, या आप रैंडम लेवल कराएं, या ग्लूकोज OGTT टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जो कि 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के साथ कराया जाता है, वो करवाने का मशवरा देते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो HbA1c जो कि आपकी अंदर की कोई किसी वजह से, बीमारी की वजह से वो ठीक पिक्चर नहीं दे रहा, ये टेस्ट आपको ठीक पिक्चर बताते हैं, स्क्रीनिंग हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपका जो HP लेवल कम होता है, यूजुअली देखा गया, हमारे भी एक मेरे भाई, उनको भी एक प्रॉब्लम है कि HB को 2-3 साल बाद उनका एकदम कम हो जाता है, फिर वो कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ करते हैं तो ये अब ठीक हो गया, अब मैं ठीक हुआ, वो नॉर्मल फिर जिंदगी गुजारना परहेज छोड़ देते हैं। तो ये मतलब क्या वजह होती है आपका HB लेवल कम आता है? तो क्या सिग्नल्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या खतरे के अलामात क्या क्या होती है? हीमोग्लोबिन कम होने की, एनीमिया होने की अलामात, इसकी देखिए, इसमें जो मेन, अगर आप टेस्ट ना कराएं और आपको पैसे पता चल जाए अलामात के क्या क्या होते हैं, एक तो आपको थकन रहती है, तो टेस्ट भी बता दें आपको कि आपका कम है, ये 4 पॉइंट पे आ गया, 4 पे, उसमें क्या होता है कि आपको जिस्म में क्या तब्दीलियां, उसमें ये कि बंदा जब HB कम होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हो, कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से हो, एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से हो, या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, जो भी वजह है हीमोग्लोबिन कम होने की, अगर उसकी वजह से आपको एनीमिया है तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज तो ये वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस होती है, काम करने में हिम्मत नहीं रहती, एनर्जी लेवल कम होता है। दूसरा ये होता है कि चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, मतलब थोड़ी देर खड़ा रहता है बंदा, टेस्ट भी खत्म हो जाता है। टेस्ट तो नहीं इतना ज्यादा फर्क पड़ता, टेस्ट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चक्कर आते हैं, यानी थकावट होती है। खवातीन में ज्यादातर ये चीजें होती हैं जिसमें अब किचन में खड़ा रहना पड़ता है, तो जैसे ही आधा घंटा पौना घंटा वो खड़े करते चक्कर आ रहे होते हैं, फौरन बैठने का दिल करता है। एक ये चीज थकन, दूसरा ये कि पे लुक आ जाती है, कहते हैं यार तुम्हें क्या हो गया, पीली हो गई तुम, या पीले हो गए तुम, ये पे लुक आ जाती है, मतलब फेस की जो रौनक खत्म हो जाती है, पीलापन आ जाता है। दूसरा ये कि सांस फूलता है, थोड़ा सा चलेंगे तो सांस फूलेगा, ये हीमोग्लोबिन कम होने की बड़ी कॉमन सिम्टम है, सांस फूलता है। क्या होती है, वजह क्या होती है कम होने की? देखिए मुख्तलिफ, देखिए वजूहात हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड है, यानी ज्यादातर जो कॉमन है पाकिस्तान में खवातीन में खासतौर पर एनीमिया, वो न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। डाइटरी फैक्टर्स हैं कुछ, ऐसे फॉलिक एसिड है, आयरन है, इनकी डेफिशिएंसीज होती हैं, इसमें फ्रूट में और खुराक में नहीं ली जाती, गोश्त नहीं खाया जाता, या सब्जियां प्रॉपर नहीं ली जाती, तो ये डेफिशिएंसी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि जी शुगर वाले पेशेंट है, बिल्कुल चावलों को हाथ ना लगाएं, चावल बिल्कुल नहीं आपने खाने, चावल खा लिए तो शुगर आपकी यूं 550, 700, 1000, 1500 तक पहुंच जाती है, तो वाकई शुगर वाला चावल नहीं खा सकता? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स हैं इस पर। अच्छा, ये बात आपने की, देखिए अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है या आप डायबिटिक हैं, बेशक कंट्रोल भी है, तो जो चावल होते हैं ना, जो बासमती चावल जिसे हम कहते हैं, उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है चावलों का ना, 70 से लेके 95 तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है चावल का। जो व्हाइट राइस होता है ना, हमारी जो राइस है बासमती चावल, सुपर कर्नल जो भी। अच्छा, ये जो चावल है, ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप इसको खाएंगे पका के बिरयानी की शक्ल में, पुलाव की शक्ल में, यही लोग डिशेस बनाते हैं, इससे शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, चावलों को भी खाने का तरीका होता है, चावल खा सकता है, लेकिन चावलों की किस्में, कौन से चावल खा सकता है, प्लस किस तरीके से बनाने चाहिए, और कौन सी स्टेज पे खा सकते हैं, कौन सी स्टेज पे नहीं खा सकते, 3 बड़ी चीजें जो मैं आपके हवाले से बताऊंगा लोग। नंबर 1, चावलों की मुख्तलिफ किस्में। एक चावल जो मैंने बताया बासमती चावल सुपर कर्नल, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो ये तो नहीं खाने चाहिए। अब मैं किस्में बता रहा हूँ ना, पहले किस्में कौन सी, तरीके बताऊंगा कैसे खाने, वो मैं आप। अच्छा, एक कुछ राइस होते हैं जैसे ब्राउन राइस, ठीक है, आपने सुना होगा, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है मीडियम होता है, 50 से लेके वो 60 तक, 65 तक, 62 तक जो है ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो जो ब्राउन राइस है वो उतना शुगर नहीं बढ़ाते जितना बासमती बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो आपने सुना होगा ब्राउन राइस। अच्छा, तीसरे किस्म के राइस है आजकल, अब आ रहे हैं, पहले तो नाम इतना नहीं सुना हो जाता, लेकिन अब आ रहे हैं, वो कहते हैं ब्लैक राइस, ठीक है, काले चावल, वो जला के काले नहीं करने आपने, जला दिया पका के, ये ब्लैक राइस एक किस्म की चावल है, और वो ब्लैक राइस का जो है ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता है, वो 50-55
और इसके दरमियान इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ये शुगर नहीं बढ़ाते, या बढ़ाते तो बहुत कम बढ़ाते हैं। तो ये शुगर पेशेंट खा सकता है, ब्राउन राइस भी खा सकता है, ब्लैक राइस भी, लेकिन पकाने के तरीके। अब मैं तरीकों पे आता हूँ कि किस तरीके से शुगर नहीं बढ़ती। आप इस तरीके से चावल खा सकते हैं डायबिटिक। पहली जो चीज है, जो डायबिटिक पेशेंट अगर खाने हैं चावल, तो उसको शुगर कंट्रोल करनी। ये बात आप लिख ले, कोई ये मेरी उससे कोई गलत फहमी ना लोगों में आ जाए कि डॉक्टर साहब ने कहा है चावल खा सकते हैं, मैंने उन लोगों को कहा है चावल खा सकते हैं जिनकी शुगर कंट्रोल। अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया है, डॉक्टर्स के पास बार बार जा रही, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप चावलों के करीब नहीं जा सकते। एक बात, ठीक है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, आप डायबिटिक है, चलना है सारी जिंदगी, उम्र चलेगी बीमारी, तो आप चावल खा सकते हैं। सारे कितने हद तक आप परहेज करें, चावल आप खा सकते हैं। मैंने जो किस्में बताई हैं, ये चावल आप लें, ब्राउन राइस लें, ब्लैक राइस लें। दूसरा फिर भी नहीं खा सकते, बासमती खा सकते हैं, वो तरीका मैं बता रहा हूं। अच्छा, अगर आपने बासमती चावल खाने हैं, नॉर्मल चावल खाने हैं, तो उसका तरीका है, आप ना उसको ना व्हाइट चावल, जिसे हम उबले हुए चावल कहते हैं, ठीक है, वो मैं मशवरा देता हूँ लोगों को, अपने डायबिटिक पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल कहते हैं, आप खा सकते हैं। हफ्ते में 1-2 दफा आप ये चीज खा सकते हैं। पोर्शन साइज का ख्याल रखना है। आपने 1/4 या जो है ना 1/3 जो है वो प्लेट मतलब पार्ट में कर लें। 4 हिस्सों को, अगर प्लेट को हम 4 हिस्से में बांटे, तो आप 2 हिस्से पे मबनी या 1 हिस्से पे मबनी चावल ले सकते हैं इतनी क्वांटिटी में। अच्छा, बनाना कैसे? बनाना ये है कि आपने ना उसको 2 दफा उबालना है। पहली दफा उबाला, हाफ कुक किया, पानी निकाल दिया, पिच निकाल दी उसकी। दूसरी दफा उबाला, ठीक है, अच्छी तरह, फिर पानी निकाल दिया। 2 दफा आपने पानी निकाल दिया, उसका तो स्टार्च कंटेंट जो है उसका जो कम हो जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अच्छा, इससे फिर आप बिरयानी बना ले, इन चावलों से बिरयानी बना ले, पुलाव में डालें, जो भी, इससे आप मुख्तलिफ डिशेस बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है कि अगर आपको वाकई चावलों की बहुत ज्यादा वो क्रेविंग है और आपकी फैमिली का हिस्सा है, कल्चर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें चावल खाते हैं, जैसे कश्मीरी है, चावल वगैरह रहते नहीं, जैसे आप जो नारायण मंडी, ये वो सारे चावल बहुत खाते हैं। कुछ पेशेंट हमारी श्रीलंका की, ठीक है ना, बांग्लादेश के जो मेरे पाकिस्तानी है वहां वो तो खाते हैं, बांग्लादेश, सिंगापुर वाले, चाइनीज। अब क्या कहूँ, अब उधर के पेशेंट है, उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने आपके कल्चर में चावल शामिल है, आपकी एक डिश तो लाजमी होनी है। खासतौर पर लंच वाले वो खाते हैं, श्रीलंकन भी और ये सिंगापुरियन जो है, ये सारे खाते हैं चावल, लंच में इनका चावल होता है। तो इनको फिर मैं मशवरा देता हूँ कि अगर आपने चावल खाने ही है, तो उसका तरीका ये है कि आप इस तरह उबालें, जो मैंने आपको बताया, पीस निकाल। दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा सा उसको ठंडा करके चावल को फ्रिज में रख लें। फ्रिज में रख लें, ठंडा कर लें, थोड़ा ठंडा कर लें। ठंडा करके कुछ घंटे आप जब फ्रिज में रखेंगे, तो उसको निकाल के जब गर्म करके जब आप खाएंगे, तो इससे भी जो है ना काफी स्टार्च कंटेंट कम हो जाता है, ये इससे शुगर नहीं बढ़ती। अच्छा, एक तरीका। दूसरा ये कि अगर आप चावल फ्रिज में रख के 2-3 घंटे फिर ठंडे गर्म करके दोबारा खा लें, या ठंडे खाएं? नहीं, अगर आपने गर्म करने तो कर लें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन माइक्रोवेव में नहीं, प्रॉपर गर्म, ये चूल्हे पे आग पे गर्म करें, नेचुरल तरीके से, जिस तरह लोग गर्म करते हैं, उससे करके आप खा ले तो उससे गिलास। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि आप चावलों के साथ, जैसे मैंने कहा ना, प्लेट के 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा चावल होगा, दूसरा हिस्सा आप सब्जी करें। स्टिर फ्राई राइस, हल्की सी फ्राई की हुई सब्जी, जिसमें करेला, वो सब्जी जिसमें चीनी नहीं है, जैसे आलू नहीं होने चाहिए, शलजम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, गाजर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सब्जियां नहीं, मैं कह रहा हूँ करेला, बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, तोरी, ठीक है ना, कद्दू, ये सब्जियां स्टिर फ्राई करके थोड़ा सा आप उस एक पार्ट सब्जी का खा लें, एक पार्ट चावल का खा लें, साथ दाल माश होगी, मूंग की दाल होगी, मसूर की दाल होगी, ये एक साथ। तो दाल सब्जी के साथ चावल मिला के इस तरीके से बनाए चावल खाएंगे, आपको शुगर नहीं बढ़ेगी। तो ये तरीका है चावल खाने का डायबिटिक पेशेंट का। यानी कि शुगर वाला पेशेंट चावल खाना चाहता है तो ये तरीका मैं बस इस तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी सारी बातें ये हुई कि फ्रिज में जो रखा हुआ, बड़े सारे हमारे दोस्त हैं जो एलोपैथी या नेचुरोपैथिक है, वो कहते हैं कि जो फ्रिज में रखा हुआ खाना दोबारा गर्म के खाना इंतहाई मुज़र सेहत है। और दूसरा, एक आपकी भी मैंने वीडियो देखी थी कि फ्रिज में रखा हुआ कितने अरसे तक आप गोश्त रख सकते हैं और कितनी देर तक इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल ये होता है। देखिए, ये जो ये बात है ना, देखिए फ्रिज फिर किस लिए बना? हाँ, आपके घर फ्रिज है? हाँ जी, बिल्कुल, मेरे घर है, 3 है जी। हाँ, दुनिया के जितने डॉक्टर्स हैं सबके घर फ्रिज है, हाँ जी, ठीक है ना। क्या फ्रिज में चीजें नहीं रखी जाती? हाँ, तो ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है। अगर बीमार होना होता, सदियों से फ्रिज यूज हो रहा है, हाँ, तो हो चुके होते, डॉक्टर्स भी बीमार होते हॉस्पिटल में, मैं भी अभी यहाँ ना आ रहा होता, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, साइंटिफिकली ऐसी चीज नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा आपने फ्रिज में रख दिया, हफ्ता 10 दिन 20 दिन, फिर चावल रख के खा ले, फिर तो डेफिनेटली उसमें तो वो नहीं फ्रेश। अब एक 2-3 घंटे के लिए आम जगह सुबह खाना बना, दोपहर को निकाला, फिर से तो खा लिया,
अब ये तो नहीं है कि आप 4-4 दिन फ्रिज में रखें, ये और चीज देखिए। अब इसमें थोड़ा सा तरीका भी होता है ना, तो अब इस चीज से गलत इन्फॉर्मेशन आ जाए। देखिए फ्रिज में जिस तरह फ्रिज का नॉर्मली बंदा यूज करता है, एक टाइम का खाना खाया, दूसरे टाइम के वक्त निकाला, गर्म करके खा लिया, कभी कोई बीमार नहीं होता, हम खुद इस तरह ही खाना खा सकते हैं, आप भी खाते होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, जहां तक ये बात है कि जी गोश्त कितने अरसे तक, देखें कुर्बानी गुजरी, मैंने उस पर भी मैसेज किया लोगों को कि जी ज्यादा अरसे तक फ्रीज ना करें। मैं तो ये कहता हूँ कुर्बानी का गोश्त आप बांट दें गरीबों में, जिसके लिए कुर्बानी जो जिसके लिए मतलब जो कुर्बानी जिस चीज का दर्ज देती है वो ये कि यार जो लोग सारा साल गोश्त नहीं खाते उनको खिलाओ। ठीक है, आप तो खाते हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो आप क्यों कुर्बानी का गोश्त फ्री करें भाई? आपने तो दें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपना रख लिया। हाँ, और मैं तो लोगों को भी कहता हूँ ये कि जो अपना हिस्सा है, एक होता है 3 हिस्सों में करते हैं ना, एक आपका, एक अपने खानदान वालों का और दूसरा गरीब गुरबा का। 3 हिस्सों में आप करते हैं ना, तो आप अपना जो है, मैं अपना भी दे दो, गरीब गुरबा लोगों को दे दो, ठीक है, तो दोस्तों यार उनका या खानदान वालों को आप उनको दे दें, ठीक है। तो ये इस तरह आप करें। आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम तो अपना भी और दूसरों का भी हिस्सा फ्रीज कर देते, अब वो महीनों फ्रीज, ये सही बात नहीं। 20, 24, 25, 26 डे से ज्यादा गोश्त फ्रीज ना करें। 25 दिन से ज्यादा, हाँ 25 दिन से ज्यादा, ठीक है, अदरवाइज आप उसके खाने का, मेडिकल साइंस ये कहती है 25 दिन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फ्रोजन फूड है बाहर की दुनिया में, लोग तो, हम तो ये कहते हैं कि नेचुरल चीजें या नहीं करना चाहिए फ्रीज, वो तो महीनों की डेट एक्सपायरी लिखी, वो तो फूड ही फ्रोजन, क्योंकि लाइफ बड़ी तेज है तो वो तो खाते ही ऐसे हैं। जी, अब देखें उसमें जो फ्रोजन फूड है ना वो भी अनहेल्दी है। ओके। और खास तौर पे ये जो फ्रोजन फूड है वो डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। मैं डायबिटीज के वाले से बात करूंगा। कई ऐसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, कुछ और फील्ड के माहिर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप अगर पूछिएगा, उनको बुलाइए कि हार्ट के लिहाज से या मैदे के लिहाज से क्या इफेक्ट्स हैं। जो मैं एज अ डायबिटोलॉजिस्ट बता रहा हूँ कि ये जो फ्रोजन फूड्स हैं में खास किस्म के प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, नमक की अच्छी खासी क्वांटिटी डाली जाती है, जो कि इनको फ्रीज करने में और देर बाद चलाने में और उनकी एक्सपायरी को बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है ना। वो चीजें जो है ना बॉडी में अगर जाएंगी तो उससे शुगर भी बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, और कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी में जाकर खास किस्म की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर हाई होते हैं। तो ये जो फ्रोजन फूड है और महीनों और सालों तक जो एक्सपायरी करके और लोगों को यूज कराया जाता है, ये इट्स नॉट हेल्दी, ये मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। और ये डायबिटिक पेशेंट्स को तो बिल्कुल फ्रोजन फूड नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जो फ्रोजन फूड जो कि आप जो एक्सपायरी वाले जो होते हैं ना, डेट ऑफ एक्सपायरी, साल की एक्सपायरी, ये नहीं लेना चाहिए। अगर आपने फ्रीज करना है कोई चीज अपने घर की बनी हुई, अपने हाथ से बनी हुई, तो आप फ्रीज कर लें, 1-2 दिन रखें, उसके बाद उसको 3-4 दिन के बाद निकाल के खा लें, ये चीज वो है। लेकिन जो बाहर से जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड चीज आप बात कर रहे हैं कि जो फ्रोजन फूड है, तो वो इट्स नॉट हेल्दी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बड़ी मैंने शुरू में पूछा था कि शुगर के पेशेंट्स जो बड़ी गलतियां करते हैं, वो क्या कौन सी गलतियां करते हैं कि पेशेंट है, कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन वो ये भी कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे होते हैं, अनजाने में जो बड़ी आपके नजदीक पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं, तो वो आपकी हिस्ट्री क्या बताती है कि ये कॉमन मिस्टेक्स जो कर रहे होते हैं वो ये है? देखिए, सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स है, दवा लिखती ना, अब डॉक्टर ने दवाई लिखी हुई है 500 मिलीग्राम, सुबह शाम उन्हें खानी है, सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। ये डॉक्टर ने तो 500 में खानी है, तो ये जरा मुझे थोड़ा सा भारी लगती है और हाई डोज लगती है, मुझे लगती है। हाँ, मुझे लगती है। टेक्निकली कोई वो सेल्फ मेडिकेशन, डॉक्टर ने नहीं कहा हाई डोज, आप कह रहे हैं कि हाई डोज है, तो मैं इसको आधा कर लेता हूँ। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन होगी, डोज को चेंज कर लिया, सेल्फ डोजेज होगी। क्या किया डॉक्टर ने, पूरी गोली कही हुई, आपने आधी कर ली। ठीक है, तो क्या होता है, शुगर हाई होगी। अब क्या कहते हैं भाई, यार डॉक्टर साहब से दवाई ली थी, फायदा ही नहीं हो रहा, शुगर हाई रही, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मेरे पास डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी, ये देखें ना, ये मेरा कंट्रोल नहीं होता, शुगर लेवल हाई। पता किया, अच्छा यार कितने टाइम ले लो, यार 2 टाइम ले लो डॉक्टर साहब। अच्छा, तो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। नहीं आधी सुबह। मैंने कहा नहीं लिखा तो ये क्या मैं हैरान हो रहा हूँ कि आप शिकायत ये कर रहे हैं कि जी कंट्रोल नहीं हो रही, और आप खुद से वो गोली जो पूरी ले रही थी, अब मुझे आप आके बता रहे नहीं आधी कर दी थी क्योंकि मुझे ये बड़ी लग रही थी, मैं छोटी कर ली। एक बड़ी मिस्टेक। अच्छा, यानी खुद सेल्फ डोजेज चेंज हो रही। अच्छा, एक मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक पेशेंट ये करते हैं कि दवाई जो है वो 2 टाइम दी गई है, खाते 1 टाइम है, ये मेरी मर्जी है, दूसरे टाइम मैं फारिग नहीं हुई, ऑफिस से लेट आता हूँ, याद नहीं रहता, या बेगन में छुपा दी है, मतलब इस तरह की रीजन, ठीक है ना। तो वो जनाब 1-2 दफा दी हुई दवाई 1 टाइम अपने हिसाब से, तो ये सेल्फ टाइमिंग
ठीक है। एक सेल्फ डोजेज होगी, हाँ, एक सेल्फ टाइमिंग होगी। ये दो बड़ी मिस्टेक्स हैं जो लोग। अच्छा, दूसरी आपके प्रोग्राम के हवाले से एक मैसेज करना चाहूंगा कि डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर हाई होना, हाइपरटेंशन ही बड़ा कॉमन है। लोगों को हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है डायबिटीज के साथ, जैसे जैसे डायबिटीज पुरानी होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स पे इसका इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू होता है। अब ब्लड प्रेशर और जब शुगर इकट्ठी हो जाती है किसी बंदे पे, तो होता ये कि दवाई थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो क्या करते हैं कि जी ब्लड प्रेशर की दवाई डॉक्टर साहब ने दी हुई है, बंद कर दी, नहीं ली, लिखी हुई है नुस्खे पे, जरूरत नहीं है। आए मेरे पास फॉलोअप के लिए, तो पूछा जी ये तो दवाइयां इतनी लिखी हुई थी, बीपी की दवाई है, मैंने देखा चेक किया ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो हैरान हुआ कि यार क्या चक्कर है, दवाई लिखी हुई है, दवाई से असर नहीं कर रही। पता ये चला कि वो डॉक्टर साहब ने लिखी तो हुई थी, तो मेरा तो नॉर्मल रहता था, तो मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नॉर्मल रहता क्या मतलब, जब दवाई खाता तो नॉर्मल हो गया था, तो मैंने कहा चल मैं ठीक हो गया। तो भाई देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होना भी एक क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर है, इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जब ये बीमारी शुगर के साथ इकट्ठी हो जाती है, तो आपको उसकी दवाई के साथ इसको भी रेगुलरली उसी डोज में लेना है, गोली आदि नहीं करनी, टाइमिंग अपनी तरफ से चेंज नहीं करना, जो मैंने बताया। वो टाइमिंग तो डोज चेंज करना तो अलग बात, वो खा थोड़ी देते हैं जी मेरा गोली से नॉर्मल हुआ था मैंने छोड़ दी। इससे क्या होता है कि गुर्दों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। कई लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज या डायबिटिक नेफ्रोपैथी के शिकार होते हैं सिर्फ इसी मिस्टेक की वजह से कि डॉक्टर ने उनको ब्लड प्रेशर हाई होने की दवाई दी होती है, वो दवाई वो 2-4 दिन 1-2 हफ्ते इस्तेमाल करके सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे उसको छोड़ चुके होते हैं, बहुत अरसे से छोड़ी रखते हैं, और मेरे साथ जब आते हैं इतने अरसे बाद, तो पता ये चलता है कि किडनीज ने काम करना छोड़ दिया है या वो क्रॉनिक किडनी डिजीज उनको हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है, जिसको पेशेंट है बड़े अरसे से मैनेजमेंट करें तो नॉर्मल रह सकता है? जी बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है, लेकिन जैसे कि मैं पहले कहता हूँ डायबिटीज के सिलसिले में कि ब्लड प्रेशर की जो मैनेजमेंट है ये भी बड़ी एक साइंटिफिक चीज है। इसको आप इतना वो ना समझें कि जी बिल्कुल डॉक्टर दवाई दी है नहीं ले रहे या नई डाइट कंट्रोल करे। देखिए, इसमें ब्लड प्रेशर के लिए भी कुछ लाइफस्टाइल चीजें चाहिए होती हैं, आपकी अपनी जिंदगी का जो स्टाइल है उसको चेंज करना होता है, और दवाई टाइम पे लेनी होती है। दवाई की डोजेज चेंज हो सकती है, दवाई की डोज कम हो सकती है, लेकिन दवाई को कंटिन्यू रखना होता है, छोड़ना नहीं होता जब तक डॉक्टर आपको ना कहे। एक बात। दूसरी चीज ये है कि लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा बड़ी जरूरी चीज है ब्लड प्रेशर के लिए वजन कम करना, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। तीसरी चीज है, अगर आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, स्मोकिंग की आदत से पीछा छुड़ाना होगा। स्मोकिंग क्विट करने से काफी हद तक ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, कई लोगों की दवाई भी छूट जाती है स्मोकिंग कम। तो इसलिए दवाई के साथ साथ लाइफस्टाइल को भी ठीक करना होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। मतलब मैं कहूं कि ये 3 चीजें आप कर लें तो ब्लड प्रेशर जान छूट जाएगी? नहीं, ब्लड प्रेशर रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा। देखिए, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है, तो अगर वजन आपका कम हो गया है, नॉर्मल वेट पे आगे, फिर दवाई छूट सकती है। अगर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह आपकी ओबेसिटी है, मोटापा है, लेकिन अगर डायबिटीज है ब्लड प्रेशर की वजह, या कोई क्रॉनिक स्ट्रेस है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या दिल की कोई बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या गुर्दे की कोई तकलीफ है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है वो आपकी रिवर्स नहीं हो सकती, वो क्रॉनिक है, वो चलेगी जिंदगी के साथ साथ। डॉक्टर साहब, एक आम कॉमन जो चीज देखी गई है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज के, उनके पाँव पे वो जख्म से बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दर्द बड़ा पाँव में होता है, तो इसकी वजूहत क्या है और इसको किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, जो पहला सवाल है कि इस जो दाने बनते हैं पाँव में दर्द, ये दो अलग चीजें। जो दाने बनते हैं या छाले बनते हैं वो उसकी दो वजूहत है। सबसे पहली वजह अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जब शुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए और क्रॉनिकली हाई रहे, ज्यादा अरसे तक वो हाई रहे, उसका कंट्रोल मुमकिन ना हो, और सेहत की अपना पाँव की सफाई का भी ख्याल रखा ना जाए, तो फिर जो है वो पाँव में दाने बनने का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें पहले छोटे छाले होते हैं, फिर बड़े बनते हैं, नहीं पता चलता लोगों के छाला बन गया है, और पता भी किसी को छाला बना तो अपने हाथ से उसको पंक्चर कर देते हैं, सफाई का ख्याल नहीं, तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाती है, फिर री इन्फेक्शन, फिर वहां पे गैंग्रीन और पाँव काटने पड़ जाते हैं, ये भी चक्कर होता है। तो वजह उसकी बैकग्राउंड जो है वो डायबिटीज होती है। डायबिटीज की वजह से कुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी वीक हो जाती है। वीक इम्यूनिटी और साथ में शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से जो है वो ये पाँव खराब हो जाते हैं, जख्म जो है वो हील नहीं होते। अगर मामूली जख्म भी हो गया, छाला बन गया, हील नहीं होता। दूसरी बड़ी वजह इन छालों की होती है कि वेस्कुलर जो सप्लाई होती है ना, ब्लड खून की सप्लाई, वो नैरो हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। उसकी वजह से भी जो है वो प्रॉपर मेडिसिन, एंटीबायोटिक, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती पाँव तक,
ठीक है जी, और वहां में जो है ना उसकी वजह से छाले बनते हैं और वो हील नहीं होते, जख्म हील नहीं होते, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन खराब होती हैं, अल्सर बनते हैं और फिर पाँव काटने पड़ जाते हैं। ये तो पहली। दूसरी आपका सवाल था कि दर्द क्यों होता है पाँव। देखिए, पाँव में दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हैं। डायबिटीज में जो है ना, डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे बड़ी वजह जो है ना पाँव में दर्द की, वो न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी होती है जिसमें क्रॉनिकली जब शुगर लेवल हाई होता है तो नर्व्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय और डैमेज होना शुरू हो जाती है। नर्व्स, ठीक है, नसें। अच्छा, ये जब नर्व्स डिस्ट्रॉय होना शुरू होती हैं, इसकी वजह से पहले तो पाँव जलते हैं, फिर उसके बाद सुन्न होने का प्रोसेस शुरू होता है, और फिर सुन्न होने के बाद फिर ये प्रोसेस 1 2 करके अगली से अगली ग्रेड पे चलता रहता है। ठीक, इसकी वजह से जो है ना पाँव में जो है वो शुरू में दर्दें होती हैं न्यूरोपैथी की वजह से, जिसको अगर टाइमली डायग्नोज करके ठीक कर लिया जाए तो चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। दूसरी बड़ी वजह पाँव में दर्द की, टांगों में दर्द की, शुगर की, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जिसकी वजह से सर्कुलेशन जो है वीक हो जाती है। खून का दबाव कम रहता है, खून की सप्लाई ठीक नहीं होती, उसकी वजह से भी टांगों में और पाँव में पेन्स होते हैं। तो न्यूरोपैथी, नर्व का डैमेज होना, खून की शरियानों का तंग हो जाना, खून की सप्लाई कम होना, ये दूसरी बड़ी वजह पेन की उसकी। और तीसरी बड़ी वजह है पट्ठों की वीकनेस, मसल वीकनेस, क्योंकि शुगर की वजह से, हाई शुगर की वजह से, क्योंकि जो है ना ग्लूकोज जो है वो ब्लड में फिर रहा है, सेल के अंदर नहीं जा रहा, पट्ठों के सेल में नहीं जा रहा, तो सेल में एनर्जी नहीं है, ग्लूकोज एनर्जी नहीं है, सेल भूखे हैं तो वो काम करने के काबिल नहीं है। पट्टे यूज तो हो रहे हैं, बंदा चल रहा है, बैठ रहा है, काम कर रहा है, लेकिन पट्टे यूज तो हो रहे हैं, लेकिन पट्टों में एनर्जी नहीं जा रही ना, तो क्या करेंगे, दर्द करेंगे। ये 3 मुख्तलिफ वजह है जिसकी वजह से पेन है। पाँव अगर दर्द करना शुरू कर दें अभी मतलब वो घरेलू तरीके से, या वो कह लें ना कि फौरी तौर पे ये काम कर लें, वॉक कर ले, क्या कर लें। अच्छा, हाँ, देखिए, जो वैसे बगैर दवाई के इसका हल ये है कि तो शुगर कंट्रोल करें। ठीक है, पहला कि अगर डायबिटिक हैं तो शुगर कंट्रोल, ठीक है। दूसरा ये कि अगर साथ ब्लड प्रेशर का आर्जा है तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करें, इससे भी आपकी वेसल्स वीक हो रही थी। ठीक है। तीसरी जो है, घर बैठे बैठे आपने करना क्या, एक हम बड़ी मामूली सी एक्सरसाइज जो बैठे बैठे कुर्सी पे भी हो सकती है और ऑफिस में भी हो सकती है, घर पे भी हो सकती है, किसी जगह पे आप बैठे आप भी इस टाइम पे कर सकते हैं, मैं बैठा मैं भी कर सकता हूँ। उसको कहते हैं सोलियस पंप। ये सोलियस पंप एक ऐसी एक्सरसाइज है, बैठे हुए और आप पंजों पे बैठे हुए ऐसे करके, यानी पंजों पे आपने हील थोड़ी उठाई, थोड़ा रखा, फिर नीचे, फिर उठाई, फिर नीचे रखा। ये 10 15 20 दफा एक सेट निकाला, इसका थोड़ा सा वेट किया, फिर एक इस तरह, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। अच्छा, वो ब्लड सर्कुलेशन ना सिर्फ पट्टों को सर्कुलेशन जा रही है बल्कि नर्व्स को भी जा रही है। ठीक, तो इससे जो न्यूरोपैथिक पेन है उसमें भी रिलीफ आएगी, जो कि जो स्कीमिक पेन है, जो कि सर्कुलेशन की कम होने की वजह से पेन है, उसमें भी रिलीफ आएगी, और जो पट्टों की वीकनेस है उससे भी स्ट्रेंथ आएगी। जो पट्टे यूज हो रहे हैं, सोलियस मसल जो है वो यूज हो रहा है, उसमें भी स्ट्रेंथ आएगी। तो ये 3-4 चीजें जो रिवर्स हो सकती हैं अगर आपसे भी इतनी सी मामूली सी एक्सरसाइज कर लें। डॉक्टर साहब, ये हमने साइंटिफिक जो क्वेश्चंस तो बहुत आपसे पूछ लिए, अब आते हैं जरा ग़िज़ाओं की तरफ, खासकर फलों सब्जियों के बारे में। डॉक्टर साहब, एक आजकल चूंकि मौसम बहुत सारे रिच वो फ्रूट का मौसम है ना, दिस वेदर इज रिच इन फ्रूट, आप यूं कह सकते हैं। तो इसमें आम भी है, इसमें आपको लीची भी है, फालसा भी है, आड़ू भी है, बहुत सारे आम है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो इनमें इन फ्रूट्स के बारे में मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, आपने बताना है शुगर वाले पेशेंट का। तो पहले तो ये बताएंगे, जो बड़े आजकल सारों का दिल करता है, इतना खूबसूरत अल्लाह ने फल बनाया हुआ है, वो फलों का बादशाह है जिसको आम कहते हैं, तो अब हर किसी का दिल करता है आम खाने को, मतलब बहुत ही कम, मतलब रेजिस्ट ही नहीं कर सकता। तो शुगर का पेशेंट आम खा सकता है? अगर खा सकता है तो कैसे खा सकता है, कितने खा सकता है, और या बिल्कुल ही नहीं खा सकता? देखिए, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ। देखिए, डॉक्टरी का फायदा ही नहीं है कि अगर आप सब चीजें बंद कर दें, शुगर तो वैसे ही नॉर्मल हो जाएगी ना। अगर आप सब कुछ बंद दें, ना खाएं ना पिए, तो शुगर नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास आने का फायदा है। ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, सब चीजें बंद ही खा तो नॉर्मल, तो फिर इसमें कोई फीस देने की जरूरत ही नहीं है ना, सब बंद कर दें। तो बंद करने से क्या होगा, फाके मरेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं कर रहा था मैं। देखिए, टेक्निकली जो है ना, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है जिसमें आपको इतने अच्छे फल जो है, अगर आप ना खाएं तो फिर मेडिकल साइंस में तरक्की का फायदा है। मुझे बताएं, मैं जितनी मर्जी साइंटिफिक तालीम ले लूं, जितनी मर्जी स्पेशलाइजेशन कर लूं, जितनी मर्जी डिग्रियां कर लूं, अगर मैं जो है आपको इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता कि आप डायबिटिक होके आप आम खा सकते ना खाएं, तो ये मेरा फायदा तो कोई नहीं होगा। आप कहेंगे यार ये डॉक्टर साहब क्या है, इस तरह तो मैं नहीं खा रही। लेकिन बात ये है कि डायबिटिक पेशेंट आम खा सकता है, तरीका है। अच्छा, उसका साइंटिफिक तरीका है। वो क्या तरीका है? वही है कि एक तो शुगर कंट्रोल करें। अगर आपकी शुगर लेवल खासतौर पर रैंडम लेवल 180 से नीचे है, आप आम एक टाइम पे खाली पेट, खाने के साथ कंबाइन नहीं करना, खाली पेट, जब आप समझे चाय का टाइम है, इवनिंग
तो उसमें चाय ना लिए ना, ना ले, आम ले लेना, एक आम ले लें, ठीक है। ज़ाहिर है थोड़े से अरसे के लिए आते तो छोड़े चाय को बीच में, एक आम खा लें, आधा आम खा लें, डिपेंडिंग की शुगर कितनी है, ठीक है, वो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। 140 से नीचे शुगर है तो एक आम पूरा खा लें, अगर 140 और 200 के दरमियान है तो आधा खाएं, ठीक है। 200 से ऊपर है, रैंडम लेवल 250 से ऊपर है तो फिर ना खाएं बेहतर। ये मैंने फिगर्स बता दिए आप इसके साथ। दूसरा ये कि आपको ना ये खाने के साथ नहीं कंबाइन करना। मतलब फर्ज करें आप, हम ये गलती करते हैं कि आम खाना खाया बाद में आम ले आए। हाँ जी, खाना खाया जी, 2-3 रोटियां खा ली हैं आपने, पेट भर के इतना जी आम आ गया, ये इससे ना, क्योंकि वो तो शुगर वैसे ही कहा आपने, जो रोटी खाई, चावल खाए, आपने लंच किया, जो भी किया, डिनर किया, जो भी खाना, उससे शुगर लेवल ऑलरेडी हाई है, ठीक है ना, आपका लेवल्स हाई हैं। तो अगर उस लेवल हाई पे जो है वो अगर आपका जो मतलब आप आम ले लेंगे तो उससे भी हाई होगा, तो वो तो दोनों हाई मिलके क्या होगा, हाई होगा ना। फिर तो आपने, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने खाने और आम के दरमियान में एटलीस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस रखें, एटलीस्ट 2 घंटे, 1.5-2 घंटे का डिफरेंस करके खाएं। मतलब अगर मैंने खाना रात का 6 बजे खाया तो मैं 10 बजे आम खा लूं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शुगर का मैंने बताया कि अगर मेरी शुगर भी नहीं है, हाँ शुगर भी नहीं है तो फिर तो आप खा सकते हैं। हाँ तो लेकिन जिनको शुगर है वो फिर 2 घंटे का वक्फा करके खाएंगे, और शुगर लेवल अगर हाई है तो फिर नहीं खाएं, फिर नहीं, कंट्रोल करें, ठीक है। देखिए ना, मेहनत करना होता है हर चीज। देखिए हर अच्छी चीज को एंजॉय करने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है जी, ठीक है ना। अगर आपने जंग जीतनी है तो आपको जंग जीतने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। इसीलिए जब आपने आम खाना, में ये कहता हूँ अपने पेशेंट्स को, मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको इजाजत देता हूँ आम की, उनको तरीके भी बताता हूँ, लेकिन साथ में उनको कहता हूँ ये आपने वैसे जो बताया ना, ये शायद मैंने भी पहली दफा सुना है कि हम गलती ये करते हैं, खाते हैं लेकिन खाने के बाद ही चले अब आम खाने शुरू कर जी। नहीं, ये नॉर्मल बंदा तो कर सकता है, लेकिन डायबिटिक नहीं कर सकता। इसमें ये है कि अगर आपने आम खाने तो मेहनत करनी होगी, शुगर कंट्रोल करना होगा, वॉक करनी होगी, बैलेंस डाइट लेनी होगी, दवाई टाइम पे लेनी होगी, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। शुगर कंट्रोल है तो मैंने जो फिगर्स बताई इसके अंदर रहते हुए आप आम खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ओके, जबरदस्ती। लेकिन आपने अगर आम खाने हैं ना, सीजन को बिल्कुल आपने छोड़ना नहीं, आम जरूर खाने, लेकिन तरीका जो डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप शुगर पेशेंट है तो फिर लेवल का ख्याल करना है। अच्छा जी, दूसरा एक बड़ा खूबसूरत, मुझे भी बड़ा पसंद है और मैं बड़े शौक से खाता हूँ, और मुझे एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यार आप इतने ज्यादा आड़ू खाते हैं, ये आजकल आड़ू बड़ा, तो आड़ू खाना चाहिए किस चीज के लिए, किस बीमारी के लिए ये फायदेमंद भी है, और कितना खाना चाहिए? देखिए वाकई ये बड़ा अच्छा सवाल है, और ये सबसे ज्यादा जो फ्रेंडली, मैं कहता हूँ, मेरी वीडियोस भी हैं इस पे, 2-3 फ्रूट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा शुगर फ्रेंडली या डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट्स। अच्छा, उसमें ये वन ऑफ है। अच्छा, पीच है जो आड़ू जिसे कहते हैं। आड़ू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है, आड़ू खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ता भी नहीं। अच्छा, प्लस इसके अंदर अल्लाह ताला ने इतने अच्छे सॉल्युबल और अनसॉल्युबल किस्म के फाइबर रखे हैं कि उससे शुगर में जो शुगर इसके अंदर शामिल है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। तो आड़ू जरूर डायबिटिक पेशेंट को खाना चाहिए। और मैं अक्सर डायबिटिक कहता हूँ कि जो स्नैक होता है ना, जब आप कहते हैं जी यार मैं चाय के साथ बिस्किट ले लूँ, नहीं यार इस तरह की स्नैकिंग ना करें, मना करके थक गया हूँ कि आप बेकरी का सामान ना लें। आपने स्नैक लेना है, कुछ भूख लगी, हल्की फुल्की, आड़ू ले लें, फल है जबरदस्त। अच्छा, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है जी, आयरन, ठीक है, और इसके अलावा विटामिन ए और बी, इन विटामिन और इन मिनरल्स का खजाना मौजूद है इस एक आड़ू में। मेरी वीडियो भी है इस पे, आप देख सकते हैं। सॉल्युबल फाइबर, अब वो यही वीडियो देखेंगे। ठीक है जी, आप आड़ू लें, आड़ू डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई नहीं इसका, खा भी सकता है बंदा। इसके साथ बहुत ज्यादा किस्म के मिनरल्स, अच्छे मिनरल्स और विटामिन आपको मिलेंगे, फाइबर मिलेंगे, जिससे आपका मैदा भी ठीक होगा, आपकी शुगर भी हाई नहीं होगी, और आपको ऐसे विटामिन मिलेंगे जिससे आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे न्यूरोपैथी है, मसल के प्रॉब्लम्स हैं, पट्टों की कमजोर होना है, ये इससे ठीक हो सकते हैं। इसका नुकसान कोई नहीं है, इसका नुकसान कोई नहीं, सिर्फ ये भी इसको भी थोड़ा सा खाने के साथ ना जोड़ें। ठीक है, ज़ाहिर है जब खाना खाया हुआ है साथ ही शुगर उससे बढ़ रहा है तो साथ ही आपने आड़ू ले ली, नहीं, इसके भी थोड़ा फासले पे आप इसको लें और आड़ू खाएं, बिल्कुल खाएं। आड़ू बड़ा ही शुगर फ्रेंडली फूड है। अच्छा, आड़ू कितने खा सकते हैं एक वक्त में? अगर मैंने खाना नहीं खाया हुआ, दोपहर में मुझे भूख लगी हुई है, मैं 2-3 आड़ू खा सकता हूँ? 2-3 आड़ू खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट भी अगर खाना नहीं खा रहा, उसकी जगह पे वो आड़ू ले सकता है, लेकिन जरा शुगर चेक कर लिया अपनी कि अगर 200-250 से ऊपर है तो फिर 1 आड़ू ले ले, और अगर उसकी शुगर 200 से नीचे वो 2 खा सकता है, 3 भी खा सकता है। ओके, अच्छा, आड़ू मतलब इतने फायदे आपने आड़ू के बताए, अभी अपनी टीम से कहता हूँ कि आड़ू खिलाएंगे हमें, हमारे लिए भी मंगवाएंगे जी, आड़ू आ जाएंगे। दूसरा डॉक्टर साहब, एक और चीज आजकल एक फ्रूट है चेरी,
वो ठीक है, किस तरह खाना चाहिए? वो उसमें तो मीठा बहुत है। बहुत जबरदस्त। देखिए चेरी जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल हाई नहीं है, और वो आड़ू से ज्यादा बेहतर शुगर फ्रेंडली का कहना, ज्यादा पक्का दो शुगर का ये है चेरीज, ठीक है ना, इससे कोई शुगर नहीं बढ़ता। चेरीज का एक बहुत बड़ा फायदा, वैसे तो इसमें भी मिनरल्स विटामिन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो असल फायदा इसका चेरीज का है, इससे इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा केमिकल दिया हुआ है जो कि मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन ऐसा केमिकल है जो कि ब्रेन में अल्लाह ताला ने बनाया नींद के लिए, कुदरती नींद के लिए केमिकल है। ये इसके खाने से जो मेलाटोनिन जो है उसकी सिक्रीशन में हेल्प मिलती है और इंसान की नींद जो है वो पूरी होती है, पुरसुकून नींद आती है। तो अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप चेरी खा भी सकते हैं, और रात को बेड टाइम पे थोड़ी सी चेरी खाएंगे, आप देखेंगे कितनी पुरसुकून नींद आती है आपको। अच्छा, यानी रात को जिनको नींद का मसला, नींद नहीं आ रही, वो रात को चेरी खाए। हाँ, ये भी खाना खाने से वही तरीका वही है। तरीका वही है थोड़ा सा, क्योंकि खाना आप जो सुन्नत के मुताबिक खाना मगरिब के राउंड खा लें, मगरिब के बाद खा लें, उसके बाद फ्रूटिंग कर उसके फ्रूटिंग कर लें सोने से पहले, और चेरी लें। चेरी के एक तो विटामिन मिनरल्स मिलेंगे आपको, और साथ में आपकी नींद पूरी होगी। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम। क्या? आता बहुत थोड़े टाइम के लिए आता बहुत थोड़े टाइम के लिए, मिलता बस जल्दी खत्म हो जाता है, और महंगा भी बहुत होता है। महंगा भी बहुत होता है, ये है। आपको चेरी भी खिलाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा एक आजकल बड़ा सीजन है, वो है फालसे का। फालसा क्या शुगर वाले पेशेंट वो फालसे का शरबत या फालसा खा सकते हैं, नहीं खा सकते? शुगर वाले पेशेंट्स के लिए फालसा बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ये भी चेरी की तरह और आड़ू की तरह शुगर फ्रेंडली फ्रूट है, और आता ये भी थोड़े टाइम के लिए, आपको पता है इतना महंगा भी नहीं होता। लेकिन ये फ्रीज करके रख लेते हैं लोग। देखिए फ्रीज किया हुआ फ्रूट जो है ना, मैं इतना नहीं कहूंगा कि आप वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये है कि इसका जूस नहीं, बल्कि इसको एज अ होल आप लेना तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और दूसरा ये कि इस फालसे के साथ जो है ना, एक बहुत बड़ा फायदा है कि पट्ठों के लिए और जो असाबी निज़ाम है उसके लिए फालसा बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। खास तौर पे जो डायबिटीज़ आपके असाबी निज़ाम को वीक करती है, नर्व्स को वीक करती है, उसमें इसमें इस किस्म के मिनरल्स हैं, इस किस्म के विटामिन्स हैं फालसे में, जो कि शुगर के साथ होने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है, खासतौर पे न्यूरोपैथी और पट्ठों के मसाइल है, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और ये ठंडा भी होता है, गर्मी में आपको कम लगती है। तो फालसे को खाने से जो आजकल की खासतौर पर लाहौर की गर्मी, तो मैं देख के बड़ा परेशान हो गई। तो इस किस्म के मौसम में आप शुगर पेशेंट हैं तो आप खा सकते हैं फालसा, आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी, प्लस इसके मिनरल्स और विटामिन्स आपको फायदा पहुंचाएंगे, और प्लस गर्मी भी कम होगी। अच्छा, ये नहीं करना वो फालसे का शरबत बनाना है तो उसमें 2-3 चम्मच चीनी के भी डाल लेते हैं, नहीं। या उसमें वो डाल लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ शरबत बनाइए ना, आप फालसा खाएं एज अ होल। खट्टा होता है थोड़ा सा खट्टा होता है, लेकिन अगर आप शरबत बना रहे हैं पूरे मतलब उसको कोशिश करें कि प्रॉपर ग्राइंड करके, प्रॉपर हर चीज, कोई छिलका मिलका उसका या कोई ऐसा चूरा वगैरह उसका निकालें ना, प्लस उसमें ना चीनी डालें ना कोई शक्कर डालें या इस किस्म की कोई चीज ऐड ना करें। हल्का काला नमक, अगर आप ब्लड प्रेशर नहीं है आपको तो नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, उससे जबरदस्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल जो मेरे ज़हन में है, बाकी तो हम बात करते हैं, वो सवाल ये था कि क्या इंसुलिन का जो लगाते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो जो लगा रहे होते हैं, तो वो इंसुलिन लगाना बंद भी हो सकता है शुगर के पेशेंट के लाइफस्टाइल या किसी चीज से रिवर्स हो जाती है वो? देखिए शुगर तो नहीं होती ना, इंसुलिन हो सकती है। हाँ, देखिए मेरी एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, शायद आपने सुनी हो सोशल मीडिया पे भी, और मैं अक्सर पेशेंट्स में भी कहता रहता हूँ कि देखिए जो टाइप 2 डायबिटीज है ना, टाइप 2 किस्मों की बात हमने कर ली, लोगों को पता चल के आपके प्रोग्राम सुनेंगे। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन का इस्तेमाल मेडिकली गुनाह है, ये मेरी स्टेटमेंट बड़ी फेमस। टाइप 2 डायबिटीज में, टाइप 2 दोबारा बताइएगा कौन सी? टाइप 2 डायबिटीज वो डायबिटीज है जो कि एडल्ट लोगों में, बड़ी उम्र के लोगों में होती है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज होती है, जिसमें गोलियां दी जाती है इलाज के लिए, उसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। वो जो दूसरी टाइप 1 होती है वो तो इंसुलिन वाली होती है ना, तो ये ओरल मेडिकेशन वाली डायबिटीज होती है। इसको टाइप 2 डायबिटिक्स को इंसुलिन देना मेडिकल गुनाह, ये बड़ी फेमस स्टेटमेंट है। और मैंने कई हजारों पेशेंट्स की मैंने इंसुलिन, जो कि टाइप 2 डायबिटिक्स थे और कई अरसे से इंसुलिन लगा रहे थे, कंट्रोल नहीं हो रही थी शुगर, मैंने उन इंसुलिन ना सिर्फ उनकी छुड़ाई है बल्कि उनकी बगैर, विदाउट इंसुलिन उनकी शुगर को कंट्रोल किया। और इस सिलसिले में बड़ा मशहूर मेरा प्रोजेक्ट है, एक मेरा प्रोग्राम है जिसको शुगर कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। अरसे दराज से ये मैं रन कर रहा हूँ, और इसमें मैंने हजारों ऐसे पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटिक्स थे, इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे थे सालों से,
उनकी ना सिर्फ इंसुलिन को खत्म कराया है बल्कि उनकी शुगर ओरल मेडिकेशन पे कंट्रोल किया है, कॉम्प्लिकेशंस भी कंट्रोल किए, रिवर्स किए कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ओके। तो जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनको तो इंसुलिन लेनी ही नहीं चाहिए। अगला सवाल अब ये था कि जो इंसुलिन का इस्तेमाल खत्म भी हो सकता है। बिल्कुल, मैंने बताया आपको टाइप 2 डायबिटिक्स की इंसुलिन खत्म भी हो सकती है, डोज कम हो सकती है। और जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं उनकी इसी प्रोग्राम में, शुगर कंट्रोल प्रोग्राम में, हमने टाइप 1 डायबिटिक्स क्योंकि इलाज ही इंसुलिन है, वो तो इंसुलिन चलेगी सारी उम्र, वो नहीं छूट सकती उनकी, लेकिन उनकी डोज को हम कम कर देते हैं। कई ऐसे टाइप 1 डायबिटिक हैं, बच्चे, जवान, जो कि उनकी शुगर इंसुलिन से नहीं कंट्रोल होती, तो वो इंसुलिन की डोज को बढ़ा चुके होते हैं। ओके। 50 100 यूनिट 150 यूनिट जो है दिन के ले रहे होते हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं। तो मेरे इस कंट्रोल प्रोग्राम में हमने ना सिर्फ उनकी लाइफस्टाइल को चेंज किया, उनकी डाइट को चेंज करके वो इंसुलिन तो उनकी छूट नहीं सकती, टाइप 1 डायबिटिक है, लेकिन उनकी इंसुलिन की डोज को हमने कंट्रोल किया। 20-20 40-40 यूनिट पे हम उनकी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। तो कईयों की तो हमने इससे भी कम शुगर कंट्रोल की। अभी मैं आपके ऑफिस आ रहा था, रास्ते में मुझे एक पेशेंट की कॉल आई कि जी डॉक्टर साहब टाइप 1 डायबिटिक है, इंसुलिन पे पिछले कई सालों से, जवान आदमी है, दफ्तर में काम करते हुए फोन किया कि सर मेरी जो है आपके प्रोग्राम में आने के बाद मेरी जो है वो शुगर अब लो रहनी होगी। तो मैंने उसे कहा कि यार तुम अब इंसुलिन की यूनिट जो है ना, अब वो टोटल जो है, मैंने उसको भी आपके आते हुए कि टोटल अब 24 आवर में सिर्फ 20 यूनिट्स लोगे। मेरे प्रोग्राम में आने से पहले वो कुछ 100 यूनिट पे भी उसकी कंट्रोल नहीं हो रही थी, टाइप 1 डायबिटिक है। अब वो 20-25 यूनिट डेली लेता है, शुगर कंट्रोल। ओके। तो जो आपका डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम है ये कितनी देर चलता है, कितनी देर के लिए? ये 2 महीने का प्लान है। अच्छा, उसमें सिर्फ आप खुराक देते हैं, क्या करते हैं? नहीं, उसमें ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें मेरी एक फेमस स्टेटमेंट जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था कि जी दुनिया की कोई सी भी डायबिटीज, चाहे वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, कितनी ही अनकंट्रोल क्यों नहीं है, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं 3 चीजों की कॉम्बिनेशन से शुगर कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने किए, हजारों लाखों लोगों ने फायदा उठाया। और वो क्या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन है प्रॉपर दवा, प्रॉपर डोज में, प्रॉपर डॉक्टर से, प्रॉपर डोज में, प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन। नंबर 2, प्रॉपर एक्टिव लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज का पार्ट है। जवानों के लिए अलग एक्सरसाइज है, बूढ़ों के लिए अलग एक्सरसाइज है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अलग एक्सरसाइज है, खवातीन के लिए अलग एक्सरसाइज है, बच्चों के लिए अलग एक्सरसाइज है। ठीक है, प्रॉपर फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल दूसरी। और तीसरी चीज है डाइट, बैलेंस डाइट, जिसमें रोटी भी है, चावल भी है, लेकिन कौन सी रोटी, कौन से चावल, किस तरीके से, किस डाइट पे लेना है, बैलेंस डाइट। तीनों चीजों की कॉम्बिनेशन से हमने बड़े लोगों को फायदा दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया कि लोग अक्सर ये है कि लाइफस्टाइल शुगर के हवाले से मशवरा देते हैं, वॉक करना, एक्सरसाइज करना। तो अब बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिस में, उनके पास बाहर जाने का टाइम नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं होता, जाना आना बड़ा मुश्किल, तो वो क्या करें? देखिए जो लोग ऑफिस की वजह से, किसी भी ड्यूटी की टाइमिंग की वजह से, या अपने काम की या बिजनेस की वजह से नहीं उनके पास टाइम कि पार्क में जाएं या जिम में जाएं। अब ये कह रहे हैं ना कि जिम में जाने का पार्क, देखिए आप ना अपने ऑफिस में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यूसली लैपटॉप के ऊपर थोड़ा सा उठें, ठीक है ना। एक बहुत ही अगर आप यंग है, आपके घुटने और बाकी सारे जॉइंट्स वगैरह ठीक हैं, आप काम कर रहे हैं टेबल पे ऑफिस में, थोड़ी देर थोड़ा सा वक्फा कर लें, आधे घंटे बाद घंटा काम किया, थोड़ा सा उठे, चेयर के साथ निकले, ठीक है, उठ के थोड़ा सा स्क्वाट्स लगा लिए, जिसको हम अपने पॉइंट्स में उठक बैठक कहते थे ना, पंजाबी में भी कहते हैं, डांड बैठक कर लें, वो कर निकाल लिया। अगर यंग है आप, थोड़ा सा वो कर लिया, आके फिर बैठ गए, ठीक है। इसी तरह जब मैंने सोलियस पंप, ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई आपको, पंजों पे एक्सरसाइज करने वाली, जो पंजों पे आप अपने एड़ी को उठाते हैं फिर रखते हैं, ये आप बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करते हुए भी कर सकते हैं, कॉल सुनते हुए भी कर सकते हैं, ये आप करें जैसे ये बैठे कर। अच्छा, ये एक्सरसाइज, प्लस कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं अपने शुगर कंट्रोल प्रोग्राम में भी लोगों को बताता हूँ कि घर में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ट्रेडमिल ले लें, वो जो वॉक मशीन नहीं होती, वो ले लें, ट्रेडमिल अपने ऑफिस के कमरे में रख लें। थोड़ा टाइम फारिग मिला कि थोड़ा सा जी है, तो बजाय ये कि चाय पीते रहें और बिस्किट खाते रहें, ठीक है ना, चढ़ें जरा उस ट्रेडमिल पे 15-20 मिनट के लिए। क्या होगा अगर 10-15 मिनट के लिए आपने अगर 2 घंटे काम कर लिया है, 15-20 मिनट के मशीन पे चल के थोड़ा ऑन करके थोड़ा सा रन कर ले, फिर आगे बैठ जाए काम की, किसी कुछ कहना तो ये ट्रेडमिल मशीन ले ले। अगर नहीं ट्रेडमिल मशीन आप अफोर्ड कर सकते या एनवायरमेंट ऐसी नहीं है या कुछ है, घर में मंगवा लें। अगर नहीं घर में भी रख सकते तो आप चेयर पे या घर में बैठ के कुछ एक्सरसाइजेज, ऐसे लोग जो बूढ़े हैं, जिनकी जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, जो खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जॉइंट्स का इशू है, खवातीन घर से बैठ, तो वो चेयर पे बैठ के कई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरी वीडियोस मौजूद है, वो देख के वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो डॉक्टर साहब, जो सब फलों का तो आपने बता दिया, सब्जियां शुगर के पेशेंट्स कौन कौन सी सब्जियां जो उनके लिए बेहतर है वो खानी चाहिए, और कौन कौन सी सब्जियां जिनसे परहेज करना चाहिए? जी देखिए, सब्जियां मैं बड़ा इजी फॉर्मूला बताता हूँ, हम सब देहाती लोग हैं,
जी। गांव से हमारा ताल्लुक है, जो शहरी भी हैं उनको भी पता है इतनी बात कि जी कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जमीन के ऊपर उगती हैं, तोरी, भिंडी, करेला, कद्दू, ये सारी हाँ ठीक है, जो जमीन के अंदर होती है, जो जमीन के अंदर होती है, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, हाँ। शलजम हो गया, ठीक है। गाजर होगी, मूली होगी, मूली होगी। हाँ, जो जमीन के अंदर होती है सब्जी उसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो शुगर पेशेंट को जरा इनसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। शुगर कंट्रोल है तो मूली छुली का सलाद यूज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सलाद में कितनी एक मूली, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर वो भी यूज नहीं कर सकते। तो शुगर पेशेंट में जो जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां हैं, करेला हो गया, आपकी कद्दू तोरी होगी, हाँ। भिंडी होगी, गोभी होगी, बंद गोभी, दूसरी गोभी, सारी किस्म की गोभी, ये सारी सब्जियां बहुत हेल्दी हैं, बैंगन हो गए, हाँ। ये सारी सब्जियां बहुत हेल्दी हैं, ये शुगर पेशेंट बड़े आराम से यूज करते हैं। अब तरीका क्या है, हाँ। स्टिर फ्राई, फुल फ्राई ना करें, थोड़ा सा हल्के से ऑयल के साथ या ऑलिव ऑयल के साथ या सरसों के तेल के साथ हल्का सा थोड़ा सा फ्राई करें सब्जी, थोड़ी सब्जी जितनी वेजिटेबल है काट के 2-3 सब्जियां मिक्स की, उसको खाने के साथ पहले थोड़ा सा वो सब्जी थोड़ी सी खा लें, फिर थोड़ी सी अगर रोटी खा लेंगे तो कार्ब्स का जो कंटेंट जो रोटी का है वो भी उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। सब्जी इस तरीके से खाएं, ओके, तो इससे शुगर कंट्रोल भी कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक फ्रूट सर्दियों में आना अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन वो भी बहुत लोग शौक से खाते हैं, किन्नू, तो वो शुगर के लिए देखिए इसमें भी वही फार्मूला है, किन्नू में बड़ा जबरदस्त किस्म का विटामिन सी होता है। मैं डायबिटिक पेशेंट्स को कभी भी किन्नू खाने से मना नहीं करता, मुझे पता है कि सर्दियों में थोड़े से टाइम के लिए आता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ सोर्स है, कुदरती सोर्स है विटामिन सी का। बहुत तो विटामिन सी क्या करती है, क्योंकि कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही विटामिन अल्लाह ताला ने दिया, वो विटामिन सी, ठीक है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे इन्फ्लेमेशन जो है कम होती है बॉडी में। तो अगर आप यही नहीं देंगे डायबिटिक पेशेंट जिसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, इम्यूनिटी कम है, कुव्वत मुदाफियत कम होती है, हाँ। तो फिर फायदा नहीं ना। फायदा तो आप विटामिन सी का मैं उनको देता हूँ कि आप कीनू माल्टा खा सकते हैं, लेकिन वही मैंने जैसे फॉर्मूला बताया कि खाने के 2-2.5 घंटे बाद, खाने के साथ अटैच ना करें, प्लस इसको खाने से पहले जरा शुगर चेक करने की कोशिश करें कि रैंडम लेवल जो है आपके 200 से नीचे हों, तो आप आराम से कीनू माल्टा या इस जो इस टाइप की सब्जियां हैं उस बड़े आराम से खा सकते हैं, फ्रूट्स बड़े आराम से खा सकते हैं और शुगर भी नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप ऑल द वे इस्लामाबाद से तशरीफ लाए। और डॉक्टर साहब इंशाल्लाह शुगर चूंकि एक बड़ा ही क्रॉनिक मसला है, बड़े सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये टॉपिक ना खत्म होने वाला है, इसमें जितनी देर चाहे हम बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा जब में देंगे। अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को हम दोबारा जब ये लाहौर आएंगे तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा तशरीफ लाएं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।